नमस्कार पेरेंट्स। ये वीडियो पेरेंट्स के लिए टाइटल है हमारा बच्चा 11th क्लास में बर्बाद क्यों हो जाता है ना। बर्बाद मीन्स आप देखते हो वो कहीं ना कहीं सब्जेक्ट से हटने लगता है, ठीक है, पढ़ाई से उसका मन हटने लगता है। ये सारी चीज़ें स्टार्ट कहाँ से होती हैं, ये मैं आज डिस्कस करने जा रहा हूँ। बहुत सारे पेरेंट्स इसको फील कर चुके होंगे बिकॉज आपका बच्चा 11th या 12th में होगा, 11th पास कर चुका होगा, 12th में आपका बच्चा होगा। बहुत सारे पेरेंट्स के बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो 9 से 10th में जा रहे होंगे, वो पेरेंट्स देख रहे होंगे, या 10 से 11th में जा रहे होंगे। आइए मैं आपको बताता हूँ कि इसकी जड़ क्या है, मतलब इसका रूट क्या है, कहाँ से आती हैं ये सारी चीज़ें। ऐसा बच्चा हमारा अचानक से ऐसे बदल क्यों जाता है। आप देखते हो कि 10th तक ठीक ठाक कर रहा था, मतलब 8 तक तो बहुत अच्छा था, 9th में वो थोड़ा सा हिल गया, 10th में थोड़ा और हिल गया, है ना रिजल्ट, और 11th में तो बिल्कुल कभी कभी तो ऐसा होता है कि बच्चे एग्ज़ाम भी पास नहीं कर पाते हैं। तो ये सारी चीज़ें कहाँ से आती हैं वो मैं डिस्कस यहाँ पे करूँगा, ठीक है। इससे पहले शायद आप मुझे पहचानते होंगे, आप अपने बच्चे को अपने घर पे शायद यूट्यूब की हेल्प से, गूगल की हेल्प से पढ़ाते होंगे, तो आपने मेरी शक्ल देखी होगी। नहीं भी देखी है तो कोई बात नहीं है, आपने शायद यहाँ से देखी होगी, ठीक है। ये वीडियो अगर आपने नहीं देखा है, ठीक है, तो इस वीडियो को आप ज़रूर सर्च करिएगा, या आप बोलेंगे तो मैं पिन कमेंट में पिन कर दूंगा। आइए मैं आपको कहानी सुनाता हूँ। टाइटल है हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट है पेरेंट्स, इसको आप ध्यान से चेक करिएगा कि क्या प्रॉब्लम बच्चे के साथ होती है, प्रॉब्लम स्टार्ट कहाँ से होती है ना। तो देखिए कहानी स्टार्ट होती है, ये मैं सिलेबस लेके आया हूँ 9th-10th का। तो सबसे पहले मैं आपको स्टोरी बताता हूँ, स्टोरी के थ्रू सारी बातें मैं आपको बताता हूँ, है ना। इसलिए सोच समझ के डिसीजन लीजिएगा, करेक्ट। देखिए कहानी शुरू होती है 8th क्लास के बाद से, है ना। देखिए 8th क्लास तक बच्चा हमारा बहुत अच्छा होता है। कोई कोई बच्चे ऐसे होंगे जो फर्स्ट आते होंगे, टॉप 10 में आते होंगे, ठीक है। पेरेंट्स बहुत प्राउड फील करते हैं, खुश रहते हैं, अच्छी बात है, क्योंकि सिलेबस उतना भारी नहीं होता है। और मोस्टली स्कूल में ये होता है कि इम्पॉर्टेंट चीज़ें टीचर खुद ही मार्क करा देते हैं, तो बच्चे लर्न कर लेते हैं, या जो भी आप बोलें, ठीक है। तो बच्चे फुल अटेम्प्ट करके वहाँ पे आते हैं, और लगभग लगभग सभी बच्चों के फुल मार्क्स के आसपास रहते हैं। बच्चा बहुत अच्छा फील करता है। अब अगला स्टेप क्या आता है? अगला स्टेप आता है कि पहले मैं आपको बता दूं कि मेरे सब्जेक्ट्स हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। मैं उनके विषय में बात करूंगा, ठीक है। और ऑब्वियसली क्लास 11th के साइंस स्ट्रीम के लिए ही मैं बात कर रहा हूँ। उसमें मेन सब्जेक्ट है हमारे पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ठीक है ना। तो बच्चा 8th क्लास से जैसे ही 9th क्लास में आता है, अब कहानी यहाँ से शुरू होती है, ठीक है। जो लोग मुझे नहीं जानते, मैं आपको बता दूं, मेरे को लगभग 14 वर्षों का अनुभव है। तो मैं अपने सारे अनुभव के साथ, मतलब मैंने चीज़ों को बदलते हुए देखा है, ऑफलाइन से ऑनलाइन आते हुए। मैंने ऑफलाइन भी पढ़ाया है, मैंने ऑनलाइन भी पढ़ाया हुआ है, ऑनलाइन में आजकल पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। कई वर्षों से ही ऑनलाइन में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो कहानी स्टार्ट होती है 9th क्लास से। जिनको कोई शक हो आप जाके चैनल को चेक कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको बता दूं कि मैंने लगभग इन विगत वर्षों में मैंने 13,000 वीडियोस, ये वीडियो कोई ऐसी वीडियो नहीं है जो अभी आप देख रहे हैं, या तरह तरह के जो भी वीडियोस आते रहते हैं, ये प्योरली क्वेश्चंस की वीडियो है। 13,000 वीडियोस मैंने पोस्ट करी हुई हैं, जो कि गूगल पे सर्च करने पर या यूट्यूब पे सर्च करने पर इसमें से बहुत सारी ऐसी वीडियोस हैं जो कि टॉप पेज पे आपको मिलेंगी। बहुत सारे ऐसे डिफ़िकल्ट क्वेश्चन हैं जो बच्चों को नहीं मिलते हैं, पेरेंट्स भी जानते होंगे जो बच्चों को पढ़ाते हैं घर पे। तो जब आप सर्च करते हैं तो आपको यहाँ पर पेज 1 पे गूगल दिखाता होगा। इंडिया में टॉप 1 पेज 1 पे मेरी वीडियोस आती हैं। जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस होंगे उनके, बाकी सब कुछ तो बहुत कुछ चल रहा है ना। तो ये मेरे एफर्ट्स हैं इस इंडस्ट्री में, मैंने लगाए हुए हैं। करोड़ों लोगों ने इन वीडियोस को देखा हुआ है। थोड़ा सा डिफरेंस समझिएगा कि किसी और कंटेंट को देखना और पढ़ाई की जो है वीडियो उनको देखना, तो ये पढ़ाई की वीडियो पे करोड़ों के व्यूज़ हैं, करोड़्स में। और इस पे वॉच टाइम भी है, सिर्फ व्यूज़ ही नहीं है, वॉच टाइम है, इसीलिए गूगल पेज 1 पे देता है। किसी को शक था तो शायद मैंने उसके लिए बता दिया। अब वापस आते हैं, है ना। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि आपने क्या काम किया है, तो ये मैंने इंडस्ट्री में काम किया हुआ है, ये इंडिविजुअल का काम है, ठीक है ना। चलिए अब वापस आते हैं। तो जैसे ही वो 9th क्लास में जाता है, पूरी स्टोरी सुनिएगा, मैं आपको एंड तक बताऊंगा, ठीक है। तो 9th क्लास में कहानी यहाँ से शुरू होती है। जैसे ये वाला चैप्टर आता है, ठीक है ना, जिसमें कि बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाए जाने थे स्कूल के द्वारा, ठीक है। स्कूल में हर जगह की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, बट मोस्टली क्या होता है आपको पता है। देखिए मैनेजमेंट का प्रेशर होता है, ठीक है। तो टीचर भी अपना सिलेबस जैसे जैसे जल्दी जल्दी करके
सबमिट कर देता है। या कई जगह ऐसा होता है कि टीचर चेंज वेंज सब कुछ चलता रहता है, क्योंकि आप जानते हो कि प्राइवेट स्कूल्स में जनरली क्या होता है, ठीक है ना। सभी स्कूल्स के बारे में नहीं बता रहा हूँ, बट जनरली यस ऐसा होता है कि बहुत जल्दी चैप्टर फिनिश कर दिए जाते हैं, सिलेबस फिनिश कर दिया जाता है ना। मतलब स्कूल में क्या चलता है वो आपको पता है। मतलब स्कूल में बच्चे को समझ में नहीं आया, मोटा मोटी बात ये है। जैसे ये चैप्टर आया, मैं इस चैप्टर के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ, जैसे ही ये चैप्टर आया मोशन, ठीक है, बच्चे को वहाँ से समझ में नहीं आया, ठीक है। 8 से बच्चा जब 9th में आता है तो होली वगैरह का थोड़ा सा माहौल होता है, थोड़ा टाइम भी उसका वेस्ट हो जाता है, क्योंकि उसको नहीं पता कि कितना अचानक से चेंज आने वाला है। तो बच्चा हमारा बेचारा अभी नहीं समझ पाया, ये पहला पड़ाव था, ठीक है। अब वो क्या करेगा, स्कूल से जब नहीं समझ में आया, टेस्ट वेस्ट आने लगे बेचारे के, है ना। पहली बात तो उसे कोई बताने वाला नहीं था कि ये बहुत लेंदी, इसमें बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है। अब टेस्ट वेस्ट आने लगे हमारे, ठीक है। जैसे ही टेस्ट वेस्ट आने लगे बच्चा अब क्या करेगा, अब सारा गेम स्टार्ट होता है। अब वो यूट्यूब पे सर्च करेगा, ठीक है। जब वो यूट्यूब पे सर्च करेगा, ठीक है, सर आपकी वीडियो नहीं, मेरी क्वालिटी जो क्वेश्चंस होते हैं ना डिफिकल्ट, वो वाले जिसमें कॉन्सेप्ट होते हैं, वहाँ तक बच्चा पहुँच नहीं पाता। मैं आपको स्टोरी बता रहा हूँ, ठीक है। तो बच्चा यूट्यूब पे सर्च करेगा, ठीक है। तो बच्चा जब यूट्यूब पे सर्च करेगा तो उसको वन शॉट मिलेगा। ध्यान दीजिए जरा, पूरी स्टोरी मैं आपको बताता हूँ। उसको मिलेगा वन शॉट, बस अब सारी कहानी यहाँ से शुरू होती है, ठीक है। बहुत सारे उसको यहाँ पे वन शॉट मिलेंगे, ठीक है। वो उसको देखेगा और अलग अलग स्कूल्स में जो पेपर बनाए जाते हैं उनका लेवल अलग अलग होता है, ठीक है। तो कहीं कहीं तो चलिए बहुत ही ईजी पेपर आता है, जैसा कि सीबीएसई नहीं पूछता है, बट ठीक है आता है, तो वहाँ तो बच्चे ठीक ठाक कुछ कुछ कर लेते हैं, ठीक है। बट मोस्टली क्या करते हैं बच्चे, इस वन शॉट को देख के जाते हैं, ठीक ठीक तो हमारा पेपर हो गया, लेकिन जो चीज़ें यहाँ पे सीखनी चाहिए थी वो नहीं सिखाई जाती है ना। इजी इजी बोल के सारी चीज़ें यहाँ पर बताई जाती हैं और बच्चा क्लास 11th में हमारा जो काइनेमेटिक्स वाला पोर्शन है उसको धीरे धीरे मिस करने लगता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ, देखिए मोशन चैप्टर में सबसे ज़्यादा जो मेहनत करनी पड़ती है हमें ग्राफ्स के क्वेश्चंस में करनी पड़ती है। बहुत सारे ग्राफ्स उसको पढ़ाने पड़ते हैं, ठीक है। उसका स्लोप कैसे निकाला जाए, स्लोप पे बहुत ज़्यादा यहाँ प्रैक्टिस करनी पड़ती है। ये ध्यान में रखते हुए कि क्लास 11th में ये चीज़ दोबारा रिपीट होने वाली है, तो टीचर की ये जिम्मेदारी है कि उसको, अच्छा ये वन शॉट क्यों डाले जाते हैं इसके विषय में भी मैं इसको अपोज नहीं कर रहा, मैं जस्ट बात बता रहा हूँ। बच्चा ऐसे हमारा बर्बाद होना शुरू होता है। तो पेरेंट्स के लिए वीडियो है, बहुत सारे लोग भी देख रहे होंगे, तो उससे मुझे कोई आपत्ति नहीं है, बट ये मैं पेरेंट्स को सचेत करना चाहता हूँ कि ये चीज़ें होती हैं, इसलिए सावधान रहें। अभी एंड तक मैं आपको स्टोरी बताऊंगा, ठीक है, कि कहाँ तक बच्चा आपका जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ग्राफ वगैरह की प्रैक्टिस है वो इसकी नहीं हो पाई, ठीक है, लेकिन उसका बच्चे का काम चल गया, तो बच्चे को भी क्या पता, बच्चे को पता नहीं चला। फिर क्या हुआ, ऐसे ही कोई और चैप्टर आया, फिर उसका भी वन शॉट आया, ठीक है। ये वन शॉट कहाँ से आते हैं, ठीक है, इसमें कुछ, चलिए मैं उन शब्दों का यूज़ नहीं करूँगा, नहीं तो कुछ लोग को बुरा लग जाएगा, ठीक है ना। जहाँ से भी वन शॉट आते हैं, ठीक है, अब इनको धीरे 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 बच्चों को हमारे आदत होने लगती है, ठीक है। फिर क्या किया जाता है, फिर ऐसे ऐसे सारे चैप्टर के आपको वन शॉट मिलेंगे, ऐसे ही सारे चैप्टर्स के आपको वन शॉट मिलेंगे, ठीक है। फिर ये वन शॉट इसलिए डाले जाते हैं ताकि इनको अपने बैचेस में आमंत्रित किया जाए, बैचेस में बुलाया जाए, ठीक है। डिफरेंट टाइप के बैचेस चलते हैं जिसमें हज़ारों लाखों की संख्या में बच्चे जाते हैं। स्कूल में क्या होता है वो हमें पता है। फिर धीरे धीरे बच्चे को कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ बैच में जाएंगे तो सारी चीज़ें कराई जाएंगी, ठीक है। एक तो वन शॉट देखा उसने तो उससे वो आकर्षित हुआ, और आकर्षित भी कैसे हुआ मैं आपको बता दूं कि जैसे बच्चा है 9th-10th का छोटा है ना, तो उसी उसी टाइप की बातें उसके साथ करी जाती हैं यूट्यूब पे, जिससे बच्चा थोड़ा सा इंप्रेस हो। अगर हम साफ शब्दों में बोलें तो बच्चे को फंसाया जाता है अपनी बातों में। तो बैक एंड पे ये भी देखते रहें कि बच्चा क्या कर रहा है, किसके वीडियोस देखता है, क्या चल रहा है उन वीडियोस में, क्या बातें करी जाती हैं, ठीक है। इन सब का विशेष ध्यान रखें। तो अब बच्चा जाएगा हमारा कहाँ, किसी बैच में जाएगा, ठीक है, उसको आमंत्रित किया जाएगा। अब बैच के पैसे आप देते हो, ये बैचेस बड़े सस्ते होंगे आप देखेंगे, ठीक है। तो क्योंकि लाखों की संख्या में बच्चे आते हैं तो ये बैचेस बहुत सस्ते होते हैं, ठीक है। तो आप भी, बच्चे ने बोला कि हाँ भाई इतना फला पैसा हमें दे दो, तो आप दे देते हो। कम पैसे तो आपने पूछा नहीं, क्या कर रहा है बच्चा आपको नहीं पता, अब वो बैचेस में गया, ठीक है। बैचेस में भी कुछ स्पेशल नहीं कराया जाता है, ठीक है। हर जगह की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, बट मोस्टली यही होता है, कुछ स्पेशल नहीं कराया जाता बिकॉज बार बार बैचेस निकालने होते हैं, ठीक है।
एक बैच जाएगा, उसको जल्दी से फिनिश किया जाता है, प्लीज़ ध्यान दें, उसको जल्दी से मतलब वो जो एफर्ट लगने चाहिए वो नहीं। अगर आप इन सब बातों को जानना चाहते होंगे, सर आप ये क्या बात कर रहे हैं, शायद आप डीपली नहीं इसको समझ पा रहे होंगे, तो मैं क्या करूँगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में अगर आप बोलेंगे, है ना, तो मैं ना कुछ कमेंट निकाल के लेके आऊँगा, वो मैं आपको दिखाऊँगा कि जितने अच्छे अच्छे सवाल हैं, मेरे पास करोर्स व्यू है, तो मैं कितने आपको मैं कमेंट दिखा दूँगा। सिलेबस वही है, तो लोग अगर ये बैचेस इतने अच्छे हैं, तो लोग यूट्यूब पे फिर क्यों सर्च करते हैं? वही बच्चे यूट्यूब पे सर्च करते हैं और ये भी लिखते हैं कि हमने वहाँ से पढ़ा था, हमें वहाँ समझ में नहीं आया, ठीक है? क्योंकि मैं आपको बताऊं पेरेंट्स, देखिए, समझाने के लिए जो अच्छे सवाल होते हैं उनको समझाने के लिए बहुत एफर्ट लगता है, बहुत अनुभव होता है, और कभी कभी तो ये भी होता है कि कुछ सीनियर टीचर्स सॉल्यूशंस यूट्यूब पे डालते हैं, उसको एज इट इज़ कॉपी किया जाता है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें चलती हैं। जैसे ही कोई अच्छा सवाल आता है, चलिए भी उस पर स्टोरी पे चलते हैं, है ना? तो यहाँ मतलब बैचेस में भी आप अगर जाएंगे तो देखेंगे क्या क्या होता है, ठीक है? तो वो थोड़ा सा बच्चों, क्या मैं बोलूँ, थोड़ा सा यंग लोग ही उन बैचेस को चला रहे होते हैं जनरली, या किसी कंपनी में अगर आप देखोगे तो वहाँ पे भी यंग लोग को हायर किया जाता है ताकि बच्चों को इम्प्रेस किया जा सके, ठीक है? मतलब बच्चे 9th-10th के बच्चे हैं छोटे, है ना, तो उनकी जैसी अगर आप बातें करोगे, आप भी देखते होगे ना, घर में बच्चा थोड़ा चंचल रहता है, तो उनकी जैसी अगर आप बातें करोगे तो बच्चा इंप्रेस रहेगा, है ना? फिर धीरे 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 क्या होता है, बच्चा उनका फैन होने लगता है, बुरा बुरा वाला फैन, बहुत बुरा वाला फैन होने लगता है, ठीक है? ये कहानी आगे चलती जाती है, चलती जाती है, चलती जाती है। बुरा वाला फैन मतलब अगर सामने से कुछ बोल दिया उन्होंने, ठीक है, तो बस तो वो जान दे देगा, ऐसा है। मतलब डिजिटली चल रहा है ये सब डिजिटली चल रहा है, मतलब डिजिटली चल रहा है, मतलब बॉडी आपके बच्चे की है लेकिन माइंड को कोई और कंट्रोल कर रहा है। पूरी स्टोरी सुनिएगा, पूरा बताता हूँ आपको, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है? तो मोशन चैप्टर में क्या हुआ, मोशन चैप्टर का काइनेमेटिक्स वाला सेक्शन क्लास 11th का चला गया। सबसे ज़्यादा काम कहाँ किया जाना था, ग्राफ पे, ठीक है? इस पे डिस्कशन होना चाहिए था, कोई वैसा डिस्कशन होता नहीं, क्योंकि देखिए उसमें एफर्ट्स लगते हैं, उसके लिए अनुभव चाहिए, और इन लोग के पास इतना अनुभव होता नहीं है, तो उस तरीके के डिस्कशंस ये लोग नहीं करते हैं, ठीक है? प्लस यदि डिस्कशन किए जाएं तो उसमें समय लगता है, और यदि समय लगा तो साल में एक ही बैच चल पाएगा, दूसरा बैच नहीं आएगा, जिससे कि आप समझ रहे हैं क्या होगा, आमदनी रुक जाएगी, या महंगे महंगे शौक हमारे रुक जाएंगे, ठीक है ना? बहरहाल वापस आते हैं हम, ये मोशन गया, ठीक है? अब क्या हुआ, मोशन से काइनेमेटिक्स हमारा जा रहा है, धीरे धीरे हमारा जा रहा है, ठीक है? अगर आप देखेंगे नेक्स्ट जो चैप्टर आता है, फिजिक्स के बारे में बात कर रहा हूँ, ऐसे में ऐसे तो स्टोरी बहुत लंबी हो जाएगी, थोड़ा मैं शॉर्ट में आपको समझाता हूँ कि कैसे हमारा बच्चा बर्बाद होता है। फिर आया फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, ठीक है? जिन्होंने अभी तक बैचेस में एनरोल नहीं किया था, ठीक है, आके खूब दिखाया जाएगा कि ये बैचेस में ये है, फलाना है, ढमकाना है, ये है, वो है ना? बट इसमें ये होता है कि सामने से कोई पढ़ा रहा होता है, बच्चा बस उसको देख रहा होता है, कभी कभी लेके साइड में भी फेंक देता है, उसका कोई मतलब इतना होता नहीं है, ठीक है? मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्रॉपर डिस्कशन या पर्सनल गाइडेंस नहीं होती, मतलब बच्चे का अगर कोई सवाल फंस गया बैच लेने के बाद, ये एक तरीके से फंडिंग करने का तरीका है ना, एक तरीके से फंडिंग उठाने का तरीका है, ठीक है, जिससे कि और बड़े बड़े प्लान्स आगे लॉन्च किए जा सके, करेक्ट? बहरहाल वापस लौट के आते हैं, हर जगह मैं गलत नहीं कर रहा हूँ, हर जगह मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ कोई प्रॉपर डिस्कशन इस तरीके से नहीं होता है, ठीक है? करेक्ट, आप मेरी बात समझे? बहुत ही यंग लोग जिनको अनुभव नहीं होता है वो यहाँ पे पढ़ाते हैं। जैसे ही, एक लाइन में सुनिए, जैसे ही अच्छे सवाल आते हैं जहाँ बच्चे के ऊपर एफर्ट्स लगाने चाहिए थे, वहाँ पे वो मिस हो जाता है, ठीक है? तो बच्चे के मन में ये आता है कि हाँ ये तो आसान 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 ही है, सब कुछ आसान वो समझता है। फिर क्या होता है, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन हमारे पास चैप्टर आता है, ठीक है? ये भी 11th में इसी तरीके से, फोर्स भी आप पढ़ोगे, लॉज ऑफ मोशन भी आप वहाँ पढ़ोगे, ठीक है ना? इसमें भी बहुत टाइम हो जाएगा, नहीं तो मैं पूरी पीडीएफ निकाल के लेके आता, है ना? तो यहाँ पे भी सेम रिपीटेशन होता है। तो जिन बच्चों ने अभी तक बैचेस नहीं लिए थे, फिर से इसका वन शॉट आएगा, बच्चा सर्च करेगा, फिर से वो वन शॉट के ट्रैप में फंसेगा, उसको लगेगा कि अरे वाह, बस ये सारी चीज़ें तो बड़े आसान से हो जाती हैं, चलिए बैच ले लेते हैं वहाँ, और अच्छा तो और लोगों ने बैच ले लिया, इस तरीके से संख्या लाखों में पहुंच जाती है। फिर से वही हुआ कि जैसे ही यहाँ पे अच्छे अच्छे सवाल आए, उसको इग्नोर कर दिया जाएगा, या तो सामने वाला समझाने में ज़्यादातर 99% चांसेस ये हैं कि सक्षम नहीं है, और यदि सक्षम भी है तो बच्चे इतने ज़्यादा होते हैं कि अगर उसमें चैट सेक्शन में किसी ने कॉमेंट किया तो वो स्क्रॉल हो जाता है, ठीक है? वो सारी चीज़ें डिस्कस नहीं करी जाती हैं, ठीक है ना? ये सारी चीज़ें अगर आपको इसके सबूत चाहिए होंगे तो मैं अपने कमेंट सेक्शन से निकाल के, मैं प्रीवियस ईयर के, उससे पहले के, उससे पहले के, उससे, क्योंकि कल्चर चलता रहा है, ठीक है? 13 ईयर से मैंने कभी नहीं बोला, मुझे लगा कि पेरेंट्स को पता होना चाहिए, आइए बताते हैं। बहुत लंबी स्टोरी है, सुनिएगा, ठीक है? तो ये भी, अब इससे हर चैप्टर में ऐसा ही होता है, अगर आप देखोगे तो ग्रेविटेशन में भी ऐसा ही होगा, फिर वर्क एनर्जी में भी ऐसा होगा। ये वन शॉट एक तरीका है अपने बैचेस में खींचने का, करेक्ट? हर जगह गलत नहीं है, लेकिन यस मोस्टली गलत चीज़ें चल रही हैं, ठीक है ना?
अब आइए जरा एक चैप्टर पे बड़ा स्पेशली हम बात कर लेते हैं। ये सारे 11th में हमें कब पढ़ना चाहिए सर? हमें 9th में ही अच्छी तरीके से पढ़ना चाहिए था। अभी 11 तक आपको लेके चलता हूँ, ठीक है। फिर आता है हमारे पास साउंड। देखिए ये जो साउंड चैप्टर है, ठीक है, बहुत सारी जगह ये बोल दिया जाएगा ये रेशनलाइज है, डिलीटेड है, ये है, वो है, कभी कभी ऐसा बोल दिया जाता है, मतलब बहुत सारे स्कूल्स में नहीं, लेकिन इस चैप्टर को हमें पढ़ना चाहिए। सर क्यों? क्योंकि हम 11th क्लास में जब जाएंगे, ध्यान से सुनिए, हम 11th क्लास में जब जाएंगे तो वेव्स एंड ऑस्किलेशन नाम का चैप्टर पढ़ोगे, ठीक है ना। और वेव्स के विषय में यदि आपको जानकारी होगी तो क्लास 12 में आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और वेव ऑप्टिक्स के विषय में अच्छी तरीके से चर्चा कर पाएंगे, तब आप किसी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लायक बन पाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि इन बैचेस में फिर से यहाँ पे मीठी मीठी गोलियां दी जाएंगी, या बच्चा हमारा यूट्यूब पे वन शॉट देखेगा। इवन बच्चों की हालत ये भी है कि यहाँ पर जो ग्राफ प्लॉटिंग होती है, पार्टिकल किस तरीके से 3 डायमेंशनल स्पेस में ऑस्किलेट करता है, एनर्जी का ट्रांसफ़र किस तरीके से होता है, ये उसे बिल्कुल इमेजिन नहीं कराया जाता है, ठीक है। और बहुत सारी कैलकुलेशंस जो ग्राफिकल मेथड की हेल्प से होती है वो उसको नहीं बताई जाती, क्योंकि बताने के लिए अनुभव चाहिए और इन लोगों के पास ये अनुभव नहीं है। करेक्ट, ये सारी चीज़ें हैं। ओके, उसके बाद वहीं पर दूसरी तरफ अगर कोई एक्सपीरियंस टीचर है, ठीक है, तो एक्सपीरियंस टीचर का एक तो बच्चे उसकी वीडियो पहुंचने, क्योंकि एक्सपीरियंस टीचर कभी गलत काम नहीं करेगा, है ना। मतलब शॉर्ट में चीज़ें नहीं बताएगा, वो लाएगा तो पूरा लेके आएगा, करेक्ट, या पूरे कॉन्सेप्ट के साथ वो आता है। तो वो पूरे कॉन्सेप्ट के साथ आता तो है यूट्यूब पे, लेकिन शॉर्ट ना कराने की वजह से उसका वीडियो एल्गोरिथम में ऊपर नहीं आ पाता है। ये चीज़ है एक तो, है ना। यही चीज़ है, शॉर्ट आप लेके आओगे तो वो ज़्यादा लोगों तक रीच पहुंचेगा। और प्लस दूसरा ये होता है कि एज फैक्टर, है ना, ये पेरेंट्स को पीछे से देखना चाहिए। एज फैक्टर मतलब थोड़ा सा एज गैप जब ज़्यादा होता है ना, तो बच्चे टीचर्स को पसंद नहीं करते हैं। डोंट नो क्या है, और ऑब्वियसली ऐसा होता है आजकल। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। आपने भी घर में देखा होगा कि बच्चा थोड़ा सा घुला मिला रहता है, अगर अपने अपने आसपास की एज के, वो चीज़ टीचिंग में भी आ रही है, जो कि मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। आपको बच्चे को घर पे समझाना चाहिए कि जिसको सब्जेक्ट्स पता है उससे पढ़ो बेटा, है ना। ये चीज़ है, आप समझ रहोगे मेरी बात को। तो साउंड में बहुत बड़ा हम लोग को झटका यहाँ पर लगता है, बहुत बड़ी चीज़ हम लोग मिस करते हैं अगर हम लोग साउंड को नहीं पढ़ते हैं। तो हमारा क्या क्या गया, हमारा वेव्स एंड ऑस्किलेशन गया, हमारा वेव ऑप्टिक्स गया, ये सारे चैप्टर हमारे चले गए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं किसी भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए, साइंस फील्ड के लिए। देख रहे हैं धीरे धीरे बच्चे की थिंकिंग डाउन हो रही है, या वो नहीं समझ पा रहा है, जो आप कह सकते हैं, कहना चाहें जो आप कह सकते हैं, करेंगे। अब ये मैंने कुछ बातें आपको बता दी। आइए थोड़ा सा केमिस्ट्री की तरफ चलते हैं। इसमें बताने के तो मैं पूरी रात निकल जाएगी, मैं क्या क्या बताऊं आपको। तो मैं पीडीएफ खोल के दिखाऊंगा, मैं ग्राफ दिखाऊंगा कि देखो ये नहीं बताते हैं, देखो ये नहीं बताते हैं। धीरे धीरे मैं लेके आऊंगा जब भी मुझे समय लगेगा। मैं भी काफ़ी बिजी रहता हूँ, लेकिन मुझे लगा कि चर्चा करनी चाहिए, लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। आइए, ये तो मैं ऑनलाइन के विषय में बता रहा हूँ। ऑफलाइन में जाके किस तरीके से बच्चा कभी कभी डिस्टर्ब होता है, सब जगह नहीं ऐसा, मैं सब जगह के लिए बता रहा हूँ, मोस्टली ऐसा 99% क्या दिक्कत है। तो अगर आप बोलोगे तो मैं ऑफलाइन के बारे में भी आपको बताऊंगा क्या क्या दिक्कतें होती। बहरहाल यहाँ पे आइए, मैटर आपने, यस, ये देखिए, ये जो हमारे पास 2 चैप्टर्स हैं यहाँ पे, करेक्ट। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पे, कि कभी कभी इन बैचेस में ये बोला जाता है, या ऑनलाइन ये बोला जाता है कि फला टॉपिक डिलीटेड है। देखिए मैं सभी बच्चों की बात नहीं कर रहा हूँ, वो पेरेंट्स इस सेशन को देखें जो पढ़ाई के क्षेत्र में बच्चे को आगे किसी एंट्रेंस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कराना चाहते हैं। यदि आपकी शॉप है, आपकी कोई दुकान है, कोई बिजनेस है, तो आप मतलब आप ये सोच रहे हो बच्चा आपका सेटल वहीं पे हो जाएगा, तो आपको इस सेशन को देखने की जरूरत नहीं है, इस वीडियो को, क्योंकि वो कुछ भी पढ़ लेगा, जैसे तैसे वो पास हो जाएगा, उससे कोई मतलब है नहीं। जब उसको बिजनेस ही करना है आपका, भाई फैमिली में कोई बड़ा बिजनेस है तो ऑब्वियसली वो वही ज्वाइन करेगा। लेकिन अगर पढ़ाई के माध्यम से किसी एंट्रेंस एग्जामिनेशन को वो क्वालिफाई करके आगे जाना चाहता है, ऐसे अगर आपके सपने हैं, सपने क्या, ऑब्वियसली शिक्षा ही है, उससे ही तो आप कुछ करोगे, है ना। तो वो लोग, उन लोगों के लिए सेशन है या वीडियो ऐसे ऐसे सबके लिए नहीं है ना, क्योंकि कोई कुछ काम करेगा, कोई कुछ काम, तो उसके विषय में मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता हूँ, ठीक है। मैं उन क्वालिटी पेरेंट्स के बारे में, क्वालिटी स्टूडेंट्स के बारे में बात कर रहा हूं, जो कि शिक्षा के माध्यम से, पढ़ाई के माध्यम से साइंस की फील्ड में कुछ अच्छा करना चाहते हैं। ओके, तो ये दोनों जो, हाँ मैं क्या कह रहा था, मैं रेशनलाइज टॉपिक्स की बात कर रहा था। देखिए रेशनलाइज का मेरा ऐसा मानना है, बाकी मैं कमेंट नहीं कर सकता हूँ। रेशनलाइज जो टॉपिक होते हैं, ये टीचर की जिम्मेदारी है कि टीचर उसको क्लास में पढ़ाए। बच्चे तो बच्चे हैं ना, बच्चे तो सीधे बोल देंगे अरे ये तो डिलीटेड था, हम नहीं, ऐसा नहीं होता है पेरेंट्स, है ना। हमें क्या करना होता है, मतलब हमें एज अ टीचर
अगर वो रेशलाइज है, अगर ऐसा लिखा है रेशलाइज का, देखिए मतलब अगर आप डेफिनेशन जाके पढ़ेंगे तो एग्जैक्टली डिलीटेड नहीं बोला गया। उन्होंने कहा कि या तो ये ओवरलैप होता है, या तो हमने इसको क्लास 8 में पढ़ा दिया है, या तो हम इसको फ्यूचर में कभी पढ़ाएंगे, लेकिन अगर उसका यूज हो रहा है, ठीक है, जैसे चलिए अभी चलो आ गया उदाहरण तो मैं आपको बता ही देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल कि क्लास 10th में हमारे पास ओल्ड एनसीईआरटी में अगर आप जाके देखेंगे तो जैसे कि टैप वाले क्वेश्चन थे, स्ट्रीम वाले क्वेश्चन थे, ठीक है, तो उतना थिंकिंग लेवल बच्चे का होना चाहिए जी, बिल्कुल होना चाहिए, ठीक है। इसी तरीके से ओल्ड एनसीईआरटी में बहुत सारे क्वेश्चन हमारे लास्ट में जाके ट्रिग्नोमेट्री में थे, जो कि स्पीड एंड टाइम पे डिपेंड करते थे, ठीक है। तो उनको पहले बच्चे मतलब ऐसी अफवाह उड़ा दी जाती है कि ये रेशलाइज हैं और अचानक से वो एग्जामिनेशन में अपीयर हो जाता है, दिख जाता है, बट वो थिंकिंग लेवल बच्चे का डेवलप नहीं हुआ रहता है, क्योंकि अगर कोई एक्सपीरियंस टीचर होता तब तो बताता, ठीक है, बट उसको रेशलाइज कह कह के सारी चीज़ें हल्की रखी गई हैं, उसका माइंड डेवलप नहीं अभी। और ये एंड तक कहानी कहाँ तक जाती है वो सारी मैं बताऊंगा, आप सुनिएगा, ठीक है। तो उसको पता नहीं चल पाता है, मतलब मोटा माटी बात मेरी ये है कि जिसने पीछे विगत वर्षों में पढ़ाया हो, जिसको पता हो कि हाँ ऐसे रिलेट करके ऐसे आ सकता है, ठीक है, आपको ऐसे टीचर्स के पास बच्चों को रखना चाहिए। तो थोड़ा सा सावधान रहिए। तो स्टोरी सुनिए बहरहाल, वरना तो फिर मैं अभी सब्जेक्ट में चला जाऊंगा ना, तो मैं ये भी आपको दिखा दूंगा कि सीबीएसई ने मैथमेटिक्स के पेपर में क्या 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 पूछ लिया। वो तो रेशलाइज था तो क्यों पूछ लिया उसको, जैसे कि रेशियो ऑफ जैसे कि एरिया ऑफ रेशियो ऑफ 2 ट्राइंगल्स है ना, दे के सवाल पूछना, ऐसी सारी चीज़ें मैं क्लास में कराता हूँ, बट उसको रेशलाइज करके हटा दिया जाता है। बहरहाल तो ये दोनों चैप्टर थे। अब देखिए मैं केमिस्ट्री पे आ चुका हूँ, ठीक है, फिजिक्स का थोड़ा सा ओवरडोज मैंने आपको एक ओवर व्यू मैंने आपको दे दिया है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं कहाँ, क्लास 9th के चैप्टर नंबर 1 और 2 पे, है ना। तो ये दोनों जो चैप्टर हैं पेरेंट्स, क्लास 11th में एक सब्जेक्ट चलता है जिसका नाम है, फिजिक्स में भी मिल जाएगा आपको, केमिस्ट्री में भी मिल जाएगा, ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स, जिसको कि पढ़ने का जो नज़रिया है दोनों में थोड़ा थोड़ा अलग हो सकता है, लेकिन विज्ञान सेम ही है, ठीक है। बहरहाल वापस लौट के आते हैं, मैटर इन आवर सराउंडिंग, और ये दोनों चैप्टर्स को हमें बच्चे क्या करते हैं, या जिनको नहीं पता वो इनको किस तरीके से पढ़ाते हैं, एज अ थ्योरी लेके, है ना, थ्योरेटिकल चीज़ें यहाँ पे जो है कराई जाती हैं, बस ओवर हो गया और स्कूल में भी काम चली आता है, बच्चा हमारा पास हो जाता है। लेकिन ये अगर हमने नहीं पढ़ा है तो क्लास 11th में हम, मतलब नहीं पढ़ने का मतलब ये यूट्यूब वाली वीडियोस नहीं है ना, इसको बहुत सारे लेक्चर्स लेके, बहुत सारे एग्जाम्पल की हेल्प से, बहुत सारे क्वेश्चंस की हेल्प से, आप मेरे क्वेश्चन भी यूट्यूब पे अगर जिन्होंने सर्च किया होगा उन्हें पता होगा कि मैंने एक एक क्वेश्चन में मैंने क्या क्या डिस्कशन किए हुए हैं, करेक्ट। तो आप क्या करेंगे, आप इनको जब अच्छी तरीके से पढ़ेंगे तो यहाँ आपका क्या होगा, थर्मोडायनेमिक्स यहाँ से आपका मजबूत होता है, जो कि ऑब्वियसली फिर से वही सारी चीज़ है कि ये लोग इन सब चीज़ों को पढ़ाने में सक्षम नहीं हो पाते हैं, ये फैक्ट हैं, ठीक है। बहरहाल तो इससे क्या गई, उसकी थर्मोडायनेमिक्स गई। अभी तक देख लीजिए आपका वेव्स ऑस्किलेशन जा चुका है, आपका काइनेमेटिक्स पूरा आपका जा चुका है, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखेंगे ग्रेविटेशन, ऑब्वियसली क्लास 11 में रिपीट हो चुका है, यहीं सब पढ़ के हमें जाना था, ठीक है ना, यहीं सब पढ़ के जाना था, तो 11 तो ऐसे ही चला गया। वर्क एंड एनर्जी ये सब है ना, जैसे वर्क एंड एनर्जी में मुझे एक छोटा सा याद आता है, ठीक है, कि वर्क का जो फॉर्मूला है, ठीक है, उसको बताते टाइम ये टीचर की जिम्मेदारी है कि किस तरीके से एंगल्स को बताया जाए, और थोड़ा सा उसको टेक्नोमेट्री का भी इंट्रोडक्शन दिया जाए। सर बुक में नहीं है, बुक में नहीं है, बट एग्जाम में तो तरह तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ये टीचर की जिम्मेदारी कि टीचर उनको क्लास में अच्छी तरीके से बताए। बहुत सारे लोग इसलिए नहीं बता पाते, एक तो उनको पता नहीं होता है, दूसरा कुछ लोग यहाँ पे ये सोच रहे होंगे भी आपको बहुत पता है। जी हाँ, मुझे काफ़ी हद तक बहुत पता है ऊपर वाले की कृपा से, ठीक है। मेरा काफ़ी अनुभव रहा है, मैंने जैसा कि आपको बताया, और बहुत सारे लोग मेरे सवाल देखते हैं जो एक क्वालिटी कॉन्सेप्ट सीखना चाहते हैं, ठीक है ना। तो वर्क एंड एनर्जी ये हमारा 11th में आता है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ से चली जाती हैं, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट जो झटका लगता है वो मोशन में ही बच्चों को लगता है, ठीक है, यहीं से सारी कहानी उसकी खराब होना शुरू होती है, ठीक है। मतलब वो पास तो हो रहा है लेकिन वो चीज़ें सीख नहीं रहा है, करेक्ट। मतलब उसके सामने अगर कोई नया सवाल आ जाए तो वो बनाने में सक्षम नहीं होगा, ठीक है। मतलब वही रट्टाफिकेशन चल रहा है पुराना सारा सारा, ठीक है। मतलब जैसे हमने मान लीजिए कोई ग्राफ लिया, अब हमें उसमें डिस्कशन करना चाहिए ना कि ये लाइन अगर ऐसे घूम जाए, ये अगर ऐसा हो जाए, ये नहीं, अगर कोई सवाल आ गया तो उसको डायरेक्ट बस सॉल्व करा दिया जाता है, उस पर कोई डिस्कशन नहीं होता है, ठीक है। तो वैरायटी निकल के आती नहीं है, जब वैरायटी निकल के नहीं आएगी तो बच्चा नए सवालों को कैसे कर पाएगा। और अब तो सीबीएसई अच्छे अच्छे सवाल पूछना शुरू कर दिया, और ऑब्वियसली ऐसे ही होना चाहिए, तभी तो बच्चा इंटरनेशनल लेवल पे आगे चल के उसका मतलब इस तरीके से विकसित हो पाएगा ना, है ना, आप समझ रहे हो मेरी बात को, ठीक है। फिर हम लोग आ जाते हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स और स्ट्रक्चर ऑफ एटम को, है ना। ये बहुत ही, अब देखिए जरा ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है
ये बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। ये इतना इम्पॉर्टेंट है कि यदि किसी बच्चे का सपना था साइंटिस्ट बनने का और 9th क्लास में ही अगर उसको हिला डुला दिया जाए तो वो चाहे जितने भी एफर्ट्स लगा ले वो फ्यूचर में इम्प्रूव कर ही नहीं पाएगा और उसको ये भी नहीं पता चलेगा कि मेरे साथ हुआ क्या है। और मैक्सिमम बच्चों के साथ आज इस ऑनलाइन दुनिया में यही हो रहा है। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स को, जैसे कि अगर आप सीबीएसई के स्कूल्स में भी जाएंगे तो क्या वहाँ पीरियोडिक टेबल क्लासरूम में नहीं लगी रहती जनरली, अगर आप देखेंगे, या लेबोरेटरी में नहीं लगी रहती? बिल्कुल लगी रहती। क्या 9th-10th के लिए नहीं लगी रहती है? बिल्कुल लगी रहती। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि इन चैप्टर्स को अगर कोई टीचर्स भी देख रहे होंगे, है ना, मेरी बात को समझ रहे होंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ, पीरियोडिक टेबल की हेल्प से पढ़ाना चाहिए। ठीक है, इन चैप्टर्स को पीरियोडिक टेबल की हेल्प से पढ़ाना चाहिए कि देखो ये वाला एलिमेंट यहाँ बैठा हुआ इस ग्रुप में, ठीक है, इस पीरियड में ऐसा होता है, इस पीरियड में इसलिए ऐसा होता है। तो इन दोनों चैप्टर को हमें पीरियोडिक टेबल की हेल्प से ले लेके सभी एलिमेंट के बारे में हमें बताना चाहिए। ठीक है, कौन सी ग्रुप की वैलेंसी कितनी है, क्या है, ग्रुप वाइज, ऐसा नहीं कि एलिमेंट उठा के हमने रट लिया। करेक्ट। तो पीरियोडिक टेबल की हेल्प से ले जाते हुए फिर फॉर्मूला बनाना, डायरेक्ट नहीं, पीरियोडिक टेबल की हेल्प से ले जाते हुए फॉर्मूला बनाना हमें सिखाना चाहिए, कुछ चीज़ें। ठीक है ना, आप समझ रहे हो। बट वो सारी चीज़ें यहाँ पे नहीं, क्योंकि इनको ये पता ही नहीं होता है कि ये सारी चीज़ें भी हैं। इसमें क्या है, मैंने आपको बोला कुछ उसको क्या बोलेंगे, मतलब अगर एज पास हो, कुछ हम उम्र के लोग आ जाएंगे, हम उम्र जो भी अब बोलो, है ना, मतलब आप समझ रहे हो ना, बच्चों को बस इम्प्रेस करके एक ट्रैप में फंसा लिया गया है, फंसा लिया जा रहा है। हर साल ऐसा ही होता है। देखिए मेरे को 13 वर्ष हो गए, बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे जाते हैं, लेकिन मैं उन पेरेंट्स और उन बच्चों के विषय में चिंतित हूँ जो कि कुछ अच्छा, साइंस जो मेरा सब्जेक्ट है वो मैं बताना चाहता हूँ आपको, इस फील्ड में कुछ अच्छा कर सकते थे लेकिन नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनको ये छोटी छोटी ठोकरें लगती, जो ये बहुत इंपॉर्टेंट विषय जिसको डिस्कस करना चाहिए, इसको कोई डिस्कस ही नहीं करता है। बच्चे को फ्यूचर में नहीं पता चलता है मेरे साथ हुआ क्या है ना, ये सारी चीज़ें। फिर वो जॉब वॉब की जब प्रिपरेशन करता है तब वो बड़ा हो जाता है बेचारा, तब वो समझता है कि हाँ भाई मैंने पीछे नहीं किया है या मुझे कराया नहीं गया, तो तब तक बहुत लेट हो जाता है। देखिए बाद में कुछ होता नहीं है ना, जब हमारे शरीर में एनर्जी होती तभी हमें अपने एफर्ट्स लगाने चाहिए, है ना, जब बच्चा धीरे धीरे ग्रो कर रहा होता है, उसका ब्रेन उस तरीके से विकसित हो रहा होता है, तभी हमें उस पर एफर्ट्स लगाने चाहिए, है ना, एज अ टीचर। बहरहाल ठीक है, और एफर्ट्स लगाने के लिए पता भी होना चाहिए। ठीक है, तो सावधानी के साथ एडमिशन लें कहीं पर भी। फिर एटम मॉलिक्यूल, तो हाँ पीरियोडिक टेबल जो कि नहीं कराया जाता है पीरियोडिक टेबल की हेल्प से। ठीक है ना, पीरियोडिक टेबल की हेल्प से, सर पीरियोडिक टेबल की हेल्प से क्या क्या कराएं, कुछ लोग देख रहे होंगे इसको काउंटर करने के लिए इस वीडियो को। ठीक है, तो वो तो अनुभव के साथ आता है। ठीक है, बहुत सारे एक्सपीरियंस टीचर्स बात को देख रहे होंगे तो वो समझ रहे होंगे हाँ हाँ सही कह रहा है ये बंदा, इस तरीके से पढ़ाना चाहिए। तो बच्चे को रेक्टाफिकेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी या किसी नए सवाल को देख के फॉर्मूला बनाना, अच्छा यहीं सीख जाएगा। यहीं पे एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ कि ये खूब हल्ला होता है कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एटम मॉलिक्यूल्स, ठीक है, ओल्ड एनसीईआरटी उठा के अगर आप देखेंगे या किसी रेफरेंस बुक में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर मोल कॉन्सेप्ट की खूब चर्चा होती है। ठीक है, बट इस मोल कॉन्सेप्ट को, ये बहुत बड़ा झटका है केमिस्ट्री क्लास 11th को स्टार्ट करने के लिए। ठीक है ना, ये बहुत बड़ा झटका है केमिस्ट्री क्लास 11th को स्टार्ट करने के लिए। मोल कॉन्सेप्ट पे अच्छी तरीके से ध्यान नहीं दिया जाता है, उसमें सवालों की संख्या बहुत कम, या तो पढ़ाया ही नहीं जाता है या तो क्योंकि रेस्लाइज बोल के या डिलीटेड जो भी आप बोल के हटा दिया जाता है। बट उसको ज़बरदस्ती बच्चे को पढ़ाना चाहिए, है ना। अब इसमें बच्चे मेरा अपोज करने लगेंगे सर क्यों क्यों क्यों, इसलिए मैंने अभी क्लियर कर दिया था वीडियो किसके लिए है ना, जो किसी एंट्रेंस एग्जामिनेशन को क्लियर करना चाहते हैं उनके लिए वीडियो है, सबके लिए नहीं है। ठीक है ना, तो यहाँ मोल कॉन्सेप्ट में जो झटका लगता है, यहीं से हमारी केमिस्ट्री स्टार्ट होती है क्लास 11th की। तो जैसे ही पहला चैप्टर स्टार्ट होता है, ठीक है, बच्चे के धुएं वहीं पे निकलने लगते हैं। करेक्ट, समझ गए ये सारी चीज़ें। तो हमें 9th क्लास में ही मोल कॉन्सेप्ट को किसी एक्सपीरियंस टीचर के साथ अच्छी तरीके से पढ़ना चाहिए, जिसमें कि बच्चे को, मैं अपना थोड़ा सा आपको एक बताता हूँ, एक छोटी सी स्टोरी। होता क्या है, मेरे पेड बैचेस में भी जो बच्चे आते हैं, मतलब आप ये समझिए वो हम उम्र वाला फंडा और फेक मोटिवेशंस ये जो बच्चों को देते हैं, ठीक है, ये इतना ज़्यादा फैल चुका है कि मेरी क्लास में मान लीजिए कुछ बच्चे आए तो उनमें से कुछ परसेंट बच्चे, मतलब सोचिए पेरेंट्स ने यहाँ एडमिशन कर रखा है लेकिन छुप छुप के कहीं और
यूट्यूब पे या किसी और बैच को भी लेने की ज़िद करते हैं। पेरेंट्स मुझे बताते हैं कि ये तो कह रहा था कि फला भैया का हमें बैच लेना है, ठीक है। मैं क्या बोलूँगा उसमें, है ना? मुझे पता है किस तरीके से दिमाग में ज़हर भरा गया है, ठीक है। उसको अपनी तरफ वही हम उम्र वाली बात है, वो बातें अच्छी-अच्छी करोगे तो बच्चे को अच्छा लगेगा ना। तो हम लोग क्या करते हैं, हम असली चीज़ पढ़ाते हैं। जब हम असली चीज़ पढ़ाते हैं तो क्या होगा कि भाई उसको टाइम लगेगा, उसके दिमाग पे प्रेशर पड़ेगा। अब आप बताइए कि अगर हमें शिक्षा में कुछ अच्छा करना है, मतलब हमें कॉन्सेप्ट सीखने हैं, तो दिमाग तो खर्च करना पड़ेगा, टाइम तो देना पड़ेगा। तो ये चीज़ कुछ बच्चों को नहीं पसंद आती, मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा मेरे साथ होता है। तो फला जगह मेरे से पूछता है क्या मैं यहाँ ले लूँ, मतलब उसकी जब जिद है तो मैं बोलता हूँ ले लो, ठीक है। फिर वही बच्चा 11th क्लास में दोबारा मैसेज, 11th में तो 11th के नवंबर में मैसेज करता है कि सर मेरे से मिस्टेक हो गई, ये वो, है ना। बट अब उसका कुछ देखिए होता नहीं है, 2-2.5 साल निकल गए तो उसका कुछ होता नहीं है, ठीक है। तो वो भी एडमिशन्स में नहीं लेता हूँ बहरहाल, है ना। ऐसे बहुत सारे केसेस रिपीट होते रहते हैं। तो ये हमारा चला गया यहाँ से, ठीक है। और बायोलॉजी के विषय में मैं बात नहीं करूँगा, वो मेरा सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें हो गई, और कुछ बचता है? नहीं, ठीक है। अब आ जाइए, आते हैं हम लोग क्लास 10th पे, ठीक है। अभी मैं कंक्लूजन भी आपको बताऊंगा, ठीक है। बहुत सारे पेरेंट्स के मैं कमेंट देखता रहता हूँ, ठीक है। बहुत इमोशनल हो जाते हैं वो भी कभी कभी दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे, उसके विषय में भी बात करते हैं, आइए। अच्छा, यहीं पर हमें क्या करना चाहिए था, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स वाले चैप्टर में यहीं पे हमें क्या करना चाहिए था, यहीं पे हमें बच्चे को थोड़ी थोड़ी केमिकल रिएक्शंस भी बना के सिखानी चाहिए थी। बहुत सारे लोग बोलते हैं सीबीएसई का सिलेबस नहीं अच्छा है, सिलेबस नहीं अच्छा है। अभी तो फ्यूचर में भी थोड़ा अच्छा आने वाला है, हाल ही फिलहाल न्यूज़ आई है, ठीक है। थोड़ा सा बढ़िया बढ़िया चैप्टर रखने जा रहे हैं, बट ऐसा नहीं है कि सीबीएसई का लेवल पहले नहीं था। सीबीएसई का जैसे सीबीएसई मतलब एनसीईआरटी में क्या करता था, वो एक सवाल डाल देगा, आप ये टीचर की जिम्मेदारी कि उस सवाल के माध्यम से 4 सवाल बनाए और बच्चे को बताए, जो कि नहीं होता रहा है। बस इसलिए सबको एनसीईआरटी की थिकनेस बहुत कम लगती, बोलते हैं एनसीईआरटी में तो था ही नहीं, ये था वो था, ठीक है। बहरहाल, और एक चीज़ और कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, ठीक है ना, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जो बुक है वो बच्चे नहीं पढ़ते हैं, उनको बताया ही नहीं जाता है कि देखिए एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के सवाल लगाने होते हैं। इस तरीके से 11th में उसको बहुत बड़ा झटका लगता है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एक बहुत अच्छी किताब है, उसके सॉल्यूशंस भारतवर्ष में सबसे पहले मैंने ही अपलोड करके यूट्यूब पे डाले हुए, बहुत पुरानी वीडियोज़ हैं, आप जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है। और प्रॉपर एक्सप्लेनेशंस के साथ, मीन्स हर एक क्वेश्चन में मैंने बताने की कोशिश करी कि ऐसा ही क्यों, ठीक है। वापस आते हैं हम लोग, आइए चलते हैं हम लोग क्लास 10th की तरफ, ठीक है ना। क्लास 10th में देखिए, यस, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, ठीक है। यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाने, ऑब्वियसली फिर से हम लोग अब क्लास 10th में आ गए। अभी मैं पहले केमिस्ट्री की ही बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। मैं पहले केमिस्ट्री के ही बारे में बात कर रहा हूँ, अभी कुछ कंटिन्यू चल रहा है तो उसको चला लेते हैं। केमिस्ट्री में देखिए, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन जब स्टार्ट होता है तो सबसे पहले टीचर को क्या लेके चलना चाहिए, पीरियोडिक टेबल, ठीक है ना। हर चैप्टर देखिए, केमिस्ट्री की हर क्लास में, चाहे वो आपका 9th क्लास हो, 10th क्लास हो, विदाउट पीरियोडिक टेबल आपको पढ़ाना ही नहीं चाहिए, ठीक है ना। आप बहुत सारे अगर बच्चे भी यहाँ पे देख रहे हो तो आप बहुत जगह क्लास करी होगी आपने, आपको पता चल गया होगा मैं क्या बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले तो पीरियोडिक टेबल की हेल्प से सब कुछ चलना चाहिए, मतलब इस पे मैं पूरी रात बोल सकता हूँ, मैं 2 दिन तक लगातार इस पे मैं बोल सकता हूँ। अगर मैं इसका भी पीडीएफ खोल लेता ना एनसीईआरटी का, तो मैं आपको सब दिखा देता कि सब कुछ एनसीईआरटी में ही, बस उसको पढ़ाने का तरीका है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल, क्या मोलर कॉन्सेंट्रेशन की बात एनसीईआरटी में नहीं करी हुई है? बिल्कुल करी हुई है उन्होंने, है ना। ऐसे ऐसे 9th क्लास में भी तो था सॉल्यूशन, आपका जो है, हमने सॉल्यूशन के विषय में जब हमने केमिस्ट्री में पढ़ा था तो वहाँ पे हमें कॉन्सेंट्रेशन वाले सवाल हमें कराए जाने चाहिए थे, हमें सोचना सिखाया जाना चाहिए था कि फ्लास्क के अंदर जाओ, देखो ये मॉलिक्यूल है, ये एटम है, इसका इमेजिनेशन करिए, ठीक है ना। बट उसमें गला दर्द करता है, उसमें आंखें टीचर की बाहर निकल आती हैं, ठीक है। इसलिए मीठी मीठी बातें कर लीजिए, बच्चों को ट्रैप में फंसा लीजिए, फंड तो आ ही रहा है, ठीक है ना। आइए आगे बात करते हैं, ठीक है। तो क्या हमारे पास केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन में, ठीक है, बच्चे को सबसे पहले तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाना, जो कि हमने यहाँ पे सीखा ही हुआ था, ठीक है ना। वहीं से वहीं से हिल चुका है 9th क्लास में, तो 10th में तो दिक्कत करेगा ही, है ना, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शंस पे हमें ध्यान देना चाहिए, अच्छी तरीके से सारी चीज़ें हमें बतानी चाहिए, ये केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। और ये रिएक्टेंट इस तरीके से रिएक्ट करता है, तो यहीं पे थोड़ी थोड़ी सी टीचर को केमिकल रिएक्शंस की मैकेनिज्म भी बतानी चाहिए। मैकेनिज्म से तात्पर्य है कि ऐसा ही प्रोडक्ट क्यों बना, उसके कुछ स्टेप्स होते हैं। मैं देखता हूँ बच्चे रटते हैं, ठीक है, हमें रटना नहीं है, हमें रटना नहीं है। एज अ टीचर एंड एज अ स्टूडेंट हमें ये सीखना और सिखाना है कि
जो भी रिएक्शंस हो रही हैं उनकी मैकेनिज्म क्या है ना किस तरीके से अब यहाँ से मैकेनिज्म अप्रोच बच्चे में डेवलप नहीं हो पाता है, जिससे कि क्लास 12th के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पहली बार वो 11th क्लास के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पहली बार वो सीखता है कि मैकेनिज्म नाम की भी कोई चीज़ होती है सॉरी। और वहाँ पे उसको बहुत बड़ा झटका लगता है कि अरे भाई ये क्या हो गया, है ना, कि एक मॉलिक्यूल ने दूसरे पे अटैक किया, किस तरीके से अटैक किया, या किसी एटम ने किसी मॉलिक्यूल पे किस तरीके से अटैक किया। ये सारी चीज़ें उसके दिमाग में डेवलप नहीं हो पाती हैं। और इसी तरीके से क्लास 9th में जब हम यहाँ थर्मोडायनेमिक्स की बात कर रहे होते हैं तो हमें एनर्जी का, ठीक है, हमें हीट जो कि एक तरीके की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, उसका फ्लो 3 डायमेंशनल स्पेस में किस तरीके से होता है, ठीक है, ये सब हमें फील करना होता है, जो कि हम लोग नहीं करके आते हैं। ठीक है, इस तरीके से धीरे धीरे हमारा 11th क्लास क्या हो रहा है, बर्बाद हो रहा है। ओके, आते हैं हम लोग एसिड, फिर से वही मैं बात बोलूँगा इसमें केमिस्ट्री में कि आप चाहे एसिड बेस सॉल्ट पढ़ें, आप चाहे मेटल नॉन मेटल पढ़ें, ठीक है, हमें क्या करना है, हमें पीरियोडिक टेबल की हेल्प से एलिमेंट्स का आपस में क्या रिलेशन है, एक एलिमेंट दूसरे से किस तरीके से क्यों रिएक्शन करना चाहता है। ठीक है, अब यहीं पे एक चर्चा का विषय ये हो जाता है कि मेटल नॉन मेटल में, और थोड़ा थोड़ा अगर आप आ जाए कार्बन कंपाउंड में, चलो मैं मेटल नॉन मेटल को ले लेता हूँ, यहाँ पे एक विषय है, ठीक है, एक विषय है यहाँ पर जिसको हम केमिकल में विषय, क्योंकि ये अपने आप में बड़ा विषय है, केमिकल बॉन्डिंग, पीरियोडिक टेबल की हेल्प से बेसिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। केमिकल बॉन्डिंग पे हमें बहुत ज़्यादा काम यहाँ पर करना चाहिए। फिर से यहाँ पर वही बात आती है कि फिर से बोला जाएगा कि रेशनलाइज कर दिया गया है, डिलीटेड है, बट फिर वो एग्जाम में आपको दिख जाता है। तो एज अ एक्सपीरियंस टीचर्स की जिम्मेदारी होती है कि इनको पढ़ाएं, जो कि हम लोग पढ़ाते हैं, करेक्ट। तो यहाँ पे बहुत हल्के एफर्ट्स लगाए जाते हैं। इसका नतीजा ये होता है कि क्लास 11th का जो केमिकल बॉन्डिंग वाला आपका चैप्टर है वो बच्चे संभालते संभालते, आप वो छोड़िए, केमिकल बॉन्डिंग तक तो वो पहुंच ही नहीं पाता है, सितंबर आ जाता है, वो तो मोल कॉन्सेप्ट में ही फंसा रहता है, 6-7 महीने, है ना, ये चीज़ें होती हैं, करेक्ट। तो केमिकल बॉन्डिंग में एफर्ट्स लगाने चाहिए थे, जो कि नहीं लगाए जाते हैं, जिससे कि बच्चा दिन पे दिन, मतलब 11th क्लास में उसको एक बहुत बड़ा झटका लगता है। देख लीजिए 11th का पूरा सेक्शन आपका चलता चला जा रहा है ना, ठीक है। और प्लस केमिकल बॉन्डिंग में डिस्कशन भी होना चाहिए, है ना, कि ऐसा ही क्यों। बहरहाल वो बहुत सारे लोग मेरे कुछ शायद टेक्निकल शब्द होंगे आप नहीं समझ पा रहे होंगे, क्योंकि शायद उस विषय को आप ना जानते हो, बट जो विषय को जानते हो तो आप आसान शब्दों में ये समझिए कि हमने ABCD नहीं पढ़ी है, लेकिन हम सेंटेंस बनाने चले, ऐसे हम समझ सकते हैं ना, कि हमें 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 अक्षरों का, शब्दों का हमें ज्ञान नहीं है, लेकिन हम बड़े बड़े वाक्य बनाना चाहते हैं, हम बड़े बड़े निबंध लिखना चाहते हैं, बड़े बड़े पैराग्राफ लिखना चाहते हैं, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल ना, तो वो नहीं होगा, ठीक है ना। बहरहाल, और ये जो चलते हैं यहाँ पे बैचेस या वन शॉट जो चलते हैं, यहाँ पे बच्चे को उस लेवल तक पहुँचने ही नहीं दिया जाता है, क्योंकि आइए वापस चर्चा करते हैं। उसके बाद ये हमारे पास सब जगह नहीं है ऐसा, सब जगह ऐसा नहीं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत ही बढ़िया एक्सप्लेनेशन देते हैं, बट उनकी बात कहीं तक पहुंच नहीं पाती, है ना। वही मैंने आपको बताया, एल्गोरिथम भी काम करता है ना यूट्यूब का एक, है ना, करेक्ट। आइए, अच्छा एक चीज़ और हो रही है कि तरह तरह की चीज़ें बच्चों को करके दिखाइए यूट्यूब पे, जिससे बच्चे अट्रैक्ट होते हैं। तरह तरह की एक्टिविटीज़ करके दिखाइए, जिससे कि बच्चे, एक्टिविटीज़ का मतलब है छोड़ो, नो कमेंट्स। आइए वापस आते हैं अपने विषय पे। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ठीक है, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेस है, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेस है, यहीं से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट होती है। इसको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया जाना चाहिए। मैंने हर जगह ये देखा है, लगभग लगभग बच्चे इसमें भी केमिकल रिएक्शन रटने लगते हैं। यहाँ तो बहुत अच्छी तरीके से हमें थोड़ी 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 मैकेनिज्म बतानी चाहिए, ठीक है, थोड़ा थोड़ा हमें बताना चाहिए किस तरीके से बॉन्ड ब्रेकिंग हो रही है, ठीक है, सनलाइट के प्रेजेंस में किस तरीके से होमोलिटिक क्लीवेज होता है, ये हमारे ऑब्वियसली हमारे सिलेबस में ही दिया हुआ है। तो यहाँ से उनको डिटेल में ना पढ़ना, करेक्ट, 11th क्लास में एक बहुत बड़ा झटका साबित होता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारे एंट्रेंस एग्जामिनेशन में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ये सभी पेरेंट्स को, मतलब सभी स्टूडेंट, अगर स्टूडेंट तो नहीं, या सभी को ये बातें पता होंगी। स्टूडेंट के लिए तो था ही नहीं वीडियो, अगर कोई देख रहा हो तो आपको पता होगा, आपने सुना होगा कि ऐसा होता है, ठीक है। ये इस पे तो मैं स्टार लगा दूँ, तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था, उस लेवल तक आप ले नहीं जाते हैं, ठीक है। आइए, इसके बाद हम लोग बात करते हैं, तो अभी तक देखिए 11th क्लास में हमारा वेव्स ऑस्किलेशन ये सब, मतलब यहाँ से 11th जा चुका था हमारा, अब यहाँ से धीरे धीरे 12th जा रहा है। अगर आप देखेंगे फिजिक्स में, अगर आप उठा के देखेंगे, ये देखिए
ये देखिए लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। अब यहाँ पे क्या दिक्कत होगी अगर आप देखोगे, ठीक है, तो जो भी इसको रे ऑप्टिक्स के नाम से जाना जाएगा फ्यूचर में, ठीक है, इसको रे ऑप्टिक्स के नाम से जाना जाएगा फ्यूचर में। और रे ऑप्टिक्स को हमें यहाँ बहुत डिटेल में पढ़ना है। अभी मैं ना कोई ऑनलाइन सेशन देख रहा था जो लंबे लंबे चलते हैं 6-7 घंटे के, फिर इमोशनली बच्चों को बोला जाता है हम तो इतनी देर खड़े थे, है ना, उन सब का देखिए कोई मतलब होता नहीं है ना। मैं साल भर पढ़ने और पढ़ाने में विश्वास रखता हूँ और यही फैक्ट है और यही होना भी चाहिए, है ना। वो तो हाइप बनाना होता है क्योंकि नेक्स्ट ईयर एक नया बैच लेके आना है, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें हैं। उसके विषय में भी अभी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे ज़्यादा फंडिंग तो आप ही लोग करते हैं ना, सबसे ज़्यादा फंडिंग तो आप ही लोग करते हैं, ठीक है। पेरेंट्स एज ए पेरेंट्स आप फंडिंग कर रहे हैं, वो लोग ग्रो कर रहे हैं, एक्सपीरियंस लोग को कोई जान ही नहीं पाता है ना। इस तरीके से मुझे लगा आप तक बात पहुंचानी चाहिए, तो बिल्कुल मैं आपको पहुंचा रहा हूँ, है ना। आइए, तो यहाँ से रे ऑप्टिक्स को हमें अच्छी तरीके से पढ़ लेना चाहिए। ये हम नहीं पढ़ते हैं। जब हम ये नहीं पढ़ते हैं तो क्लास 12th में जैसे ही हम रे ऑप्टिक्स के साथ साथ वेव ऑप्टिक्स कंटिन्यू करते हैं, डामाडोल हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल बच्चों को लेंस कैसे बनता है उसके विषय में जानकारी ना होना, लेंस का मटेरियल लाइट के साथ किस तरीके से, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के साथ किस तरीके से इंटरेक्ट करके किस तरीके से बिहेव करता है, इसका विषय ना होना, इसका मतलब ज्ञान ना होना। लाइट आपके ग्लास के जो मॉलिक्यूल हैं जो कि नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे कुछ वाइब्रेशंस करते होंगे, तो उसमें से भी कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एमिट होती रहती हैं और उनका लाइट यानी कि सूर्य का जो प्रकाश आता है या कोई आर्टिफिशियल लाइट होगी जो हम बल्ब वगैरह से बनाते हैं उनके साथ, वो मतलब वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। तो दोनों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का एक साथ इंट्रैक्शन करके लेंस का बिहेवियर डिस्कस ना किया जाना, साइन कन्वेंशन को अच्छी तरीके से ना समझाना, रियल वर्ल्ड में इसके एप्लीकेशंस ना बताना कि इंजीनियरिंग में इसका क्या यूज़ है या मेडिकल में इसका क्या यूज़ है। बहरहाल वापस आते हैं। उसके बाद जब ये चैप्टर आपने समझा ही नहीं, तो उसके बाद ये हमें समझ में मतलब ठीक है, इसको भी हम लोग रट्टाफिकेशन में ले जाते हैं। ये भी मतलब एक तरीके से आप कह सकते हो कि हाँ भाई रे ऑप्टिक्स का भी, रे ऑप्टिक्स का ही ये एक कंटिन्यूएशन है, ठीक है। मैं यहाँ पर देखता हूँ कि जब हमें पावर वगैरह के बारे में पढ़ाया जाता है तो उसका मीनिंग ना बताना, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें मैं तो पूरा पीडीएफ खोल के रात भर डिस्कस कर सकता हूँ कि क्या क्या कमियाँ होती हैं। मैं सवाल आपको दिखा सकता हूँ कि कौन से लेवल के सवाल डिस्कस करने चाहिए जो कि नहीं किए जाते हैं ना। तो आप लोग सब लोग देखिए ट्रैप में फंसे हुए हैं और ऐसे गलत लोगों को फंडिंग करते हैं, ऐसे गलत लोगों को फंडिंग मिलती है जो कि मिलती रहेगी, उसमें मैं कुछ नहीं, मेरे को लगा कि ऐसा बता देना चाहिए और मेरे को उससे आपत्ति भी नहीं। जब लोग ऐसा चाहते हैं तो फिर क्या ही है, जो आप जनता चाहती है वो हो रहा है ना। उसके बाद अगर आप देखें तो अब ये आती है हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी में बच्चों को यही नहीं फील होता है कि मटेरियल में किस तरीके से इलेक्ट्रॉन चलता है, क्या वो अपनी मीन पोजीशन के अबाउट वाइब्रेट करता है या वो एक स्थान से दूसरे स्थान में ट्रेवल करता है, मतलब क्या क्या चीज़ें होती हैं या दोनों ही चीज़ें होती हैं, ठीक है। प्लस पोटेंशियल का ज्ञान ना होना, पोटेंशियल का जब ज्ञान नहीं है तो पोटेंशियल डिफरेंस का ज्ञान ना होना। उसके बाद एसी डीसी में फ़र्क ना पता होना, बहुत सारे लोग बोलेंगे, बहुत सारे लोगों को तो पता होगा, वो मैं नहीं कह रहा हूँ, है ना, बट ये सारी चीज़ें है ना। फिर इसी में इलेक्ट्रिसिटी में ही हमें क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के विषय में हमें जानकारी देनी चाहिए थी बच्चे को, हमें इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में बताना चाहिए था, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें इलेक्ट्रिसिटी में। एक और ये इलेक्ट्रिसिटी आपका कहाँ आएगा, क्लास 12 में आएगा। ये भी आपका क्लास 12 में गया है ना, रे ऑप्टिक्स वेव ऑप्टिक्स वाला सेक्शन। अब देख लो क्या क्या मैच कर रहा है, रे ऑप्टिक्स वेव ऑप्टिक्स, और कहाँ गया हमारे पास साउंड वाला चैप्टर, ये भी रे ऑप्टिक्स वेव ऑप्टिक्स से कनेक्ट करेगा सीधे, मतलब रे ऑप्टिक्स से नहीं, सॉरी, वेव ऑप्टिक्स से, है ना, क्योंकि वेव्स एंड ऑस्किलेशन नहीं पढ़ के आए। उसके बाद अगर आप देखें तो बहुत सारी चीज़ें होती है, मतलब बहुत 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 लंबा, मैं तो आपको पूरी रात में निकाल सकता हूँ। मैं कह तो रहा हूँ मैं पीडीएफ अगर खोल के तो मैं एक एक लाइन एनसीईआरटी की ऐसे 3-4 दिन निकल जाएंगे ऐसे, तो आप मोटा मोटा समझिए। इलेक्ट्रिसिटी अब क्लास 12 में भी आएगा आपका इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना, करेक्ट। अब यहाँ पर क्या होता है, बच्चों को यही नहीं पता होता कि रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में क्या अंतर है, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में क्या डिफरेंस है, बच्चों को यही नहीं फील है ना, करेक्ट। और इसमें जो स्लोप वाले आपके सवाल होते हैं, ठीक है, स्लोप की हेल्प से रेजिस्टेंस निकालना, स्लोप की हेल्प से रेजिस्टेंस किस तरीके से चेंज हो रहा है टेम्परेचर के साथ, वगैरह वगैरह डिस्कशन नहीं किए जाते हैं, क्योंकि उतना करने के लिए पता होना चाहिए, प्लस उतना अनुभव होना चाहिए,
ठीक है। तो सर आप क्या कहना चाहते हो? मैं मोटा माटी ये कहना चाहता हूँ कि बच्चा देखिए इस तरीके से बर्बाद हो रहा है, वन शॉट देख के गलत जगह एडमिशन लेके बच्चा बर्बाद हो रहा है, फिर उसकी वैसी ही आदत लग जाती है और 11th में वो ऐसा ही बिहेव करता है। फिर उसको अचानक से लगता है कि ये क्या हुआ है, मेरे से तो हो ही नहीं रहा है चीज़ें, या मैं, क्योंकि देखिए पढ़ के 85 82 तो देखिए आ ही जाते हैं ना, कहीं से भी आप पढ़ लीजिए, ठीक है ना। बट जो थिंकिंग एबिलिटी उसके अंदर डेवलप होनी चाहिए थी वो नहीं हो पा रही है, धीरे धीरे आप देख रहे हो समय निकलता जा रहा है, निकलता जा रहा है। तो जो 2 साल की पीछे पढ़ाई थी वो अचानक से कहाँ आ जाएगी, है ना। ठीक है, मैं देख रहा हूँ लाखों बच्चे एक जगह पढ़ रहे हैं, तो मतलब एक व्यक्ति पढ़ा रहा है। स्कूल्स में क्या होता है आपको पता है, लाखों व्यक्ति, लाखों लोगों को यदि 2 3 4 लोग ही पढ़ाएंगे तो जो सामने वाला जितना सोच सकता है उतना ही तो वो सोचेगा ना। तो ये सारी चीज़ें चल रही, प्लस उसके डाउट्स ना क्लियर होना, उसके डाउट्स ना क्लियर होना, है ना, ये सारी चीज़ें। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखो तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, है ना। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है, और ये बहुत डिफिकल्ट चैप्टर है, ठीक है। एनसीईआरटी की आप थिकनेस पे मत जाएं, मैं बार बार कह रहा हूँ। इसमें एनसीईआरटी एक एक लाइन में बहुत सारी चीज़ें बता देता है, एक एक एक्टिविटी में बहुत सारी चीज़ें बता देता है। उन एक्टिविटीज़ को लेके, जैसे कि मैं क्या देख रहा था, मेरे ना व्हाट्सएप पे अभी एग्जाम आने वाला है साइंस का, तो व्हाट्सएप बच्चों को पता ही चल जाता है, व्हाट्सएप पे बच्चे बहुत सारा मैसेज कर रहे हैं, तरह तरह के सवाल। क्यों भाई आप मुझे मैसेज क्यों कर रहे हो, मतलब हालांकि मैंने कुछ क्वेश्चंस तो मैंने वो सॉल्व भी करके दे लिए, मैं भी कितना करूंगा ना, एक 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 प्रोटोकॉल होता है ना, मैं क्या करूंगा, मैं दिन भर तो ऐसे तो हज़ारों मैसेज आ जाएंगे, है ना। मतलब आप क्या करते हैं, आप एडमिशन बच्चे का कहीं और कराया आपने, है ना, तो आप ये, मैं सभी पेरेंट्स को कहना चाहता हूँ, आप अच्छे टीचर्स को पहले ही सर्च करिए। एडमिशन आपने कहीं और लिया है और जैसे ही डिफिकल्ट डाउट्स आ जाता है तो या तो यूट्यूब पे आप हम लोग का देखेंगे या तो व्हाट्सअप करेंगे, है ना। तो हम लोग, मैं भी बता दूं अपने, हम लोग कहीं बिजी रहते हैं, मतलब हमारे जो पेड बैचेस हैं उसमें हम लोग बिजी हैं ना, तो हम कैसे, हालांकि मेरे अंदर कुछ ऐसा नहीं है, बच्चा कहीं पे भी पढ़ता हो, ठीक है, मैं जितना पॉसिबल हो सकता है उतना मैं क्लियर भी कर देता हूँ जब भी मैं फ्री रहता हूँ, लेकिन मेरे ऊपर खुद ही इतना लोड होता है ना। अगर कोई बच्चा देख रहा हो, ऐसा तो बच्चे के लिए नहीं था, जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। कुछ लोग सोच रहे होंगे अपना प्रमोशन करने आए, आपको जो समझना हो समझ लीजिए, बस मैं बता रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है ना। अब यहाँ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में एक एक एक्टिविटी में बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, बट इसको यूं करके घुमा दिया जाता है, मैंने देखा है ना। कल मैं एक सेशन देख रहा था, ठीक है, जो लंबे लंबे सेशंस चलते हैं उसमें आंसर था कोई केमिस्ट्री का। अगर आप बोलोगे ना, अगर आप बोलोगे जिनको आपत्ति है तो मैं ला के दिखा भी दूंगा, मान लीजिए कोई बच्चा यहाँ तक पहुंच ही गया हो, मैं ला के उनको दिखा भी दूंगा कि देखो ये मैंने ऐसे रैंडमली रात में देखा, ठीक है, मतलब उसका बस आंसर बता दिया गया। टीचर ने इसलिए नहीं बताया क्योंकि टीचर को ही नहीं पता था, क्योंकि वहाँ पे 2 केमिकल रिएक्शंस लिख के दिखाना चाहिए, तब उसको समझ में आएगा हाँ भाई ऐसा होता है। सब साल भर होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये सब तरीके हैं, ये सब एक टेक्निक है, बड़े बड़े बैचेस ला के और फंडिंग लेने का, बड़े बड़े प्लान्स ला के, है ना। तो अपने दिमाग से काम करिए, ठीक है, किसी के प्लान्स में पार्टिसिपेट करने की, अच्छा एक आपको ज़रूरत नहीं है, प्लीज़ पेरेंट्स भी ध्यान दें। देखिए पेरेंट्स, मेरा ये कहना है, आप जेन्युइन लोगों को सपोर्ट करिए, ठीक है। देखिए फाइनली देखिए, पैसा तो सबको चाहिए होता है, ठीक है ना, पैसा सबको चाहिए होता है, लेकिन जो सही तरीके से कमाना चाहता है आप उनको फंडिंग करिए, फंडिंग ही तो है एक तरीके से। अच्छे लोगों को आप सपोर्ट करेंगे, ठीक है, तो वो और अच्छा कुछ कर सकेंगे, ठीक है ना, ठीक है, अच्छे अच्छे सवाल ला सकेंगे जो सबके लिए उपलब्ध हों, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो जो लोग डिजर्व करते हैं वो करिए, ये नहीं कि इमोशन में फंस गए। जैसे मैं क्या देख रहा था, मैं देख रहा था मैथ्स का एग्जाम हुआ, मतलब पेरेंट्स का कमेंट होता क्या है मैं आपको बता दूं, यही इसी इसी के माध्यम से। मैथ्स का एग्जाम हुआ, बात समझिए, है ना। मुझे तो बहुत गालियां पड़ी इस वीडियो के बाद, मैं क्या करूं उसमें भाई, मैं नहीं बोलता था, मेरी वाइफ भी मेरे घर में बोलते हैं ना, फादर का क्या कर रहे हो ये सब, है ना। बट लोगों को पता चलना चाहिए, है ना, लोगों को पता चलना चाहिए कि जो लोग डिजर्व करते हैं, बहुत सारे लोग हैं। कल मेरे पास कम से कम 10 टीचर्स का फ़ोन आया होगा, मतलब ये जब मैंने वीडियो करी तो 10 लोगों ने तो हिम्मत करके मुझे चलो कॉल किया। सबकी यही प्रॉब्लम है, आप लोग सब जगह पढ़ा के, आप लोग सब जगह पढ़ाइए, मतलब ढूंढ ढूंढ के पढ़ाइए, जो अच्छे लोग हैं उनके पास पढ़ाइए, ना कि किसी, मैं उन पेरेंट्स से बात करना चाहता हूँ जिनका मैंने कमेंट देखा। देखो मैं ना साल भर मैंने 13 साल से सब नहीं किया, लेकिन मैं देख रहा था यार, मैंने कहा ये चल क्या रहा है, मतलब ऐसा ये लोग क्या कर देते हैं कि लाखों बच्चे एक जगह। तो मुझे वही वाली बात समझ में आई कि बस अगर यंग है तो उसका फ़ायदा उठा रहे हैं, मतलब प्लीज़ बुरा मत मानिएगा। मेरे को लास्ट ईयर, मतलब आप देखो बच्चा आपका किस ट्रैप में फंसा हो। मेरे को लास्ट ईयर ना, मैंने कोई रिप्लाई किया कमेंट पे, गर्ल चाइल्ड है बेचारी, वो क्या लिखती, ही इज नेशनल क्रश, व्हाट इज दिस। जब बात यहाँ तक पहुँच गई है, आप समझ रहे हो कितना गंभीर विषय है। ये पढ़ाई चल रही है या कुछ और चल रहा है, मतलब कोई आर्मी बनाई जा रही है या क्या है, आई डोंट नो। अभी मैंने बोल दिया तो मेरे को अभी गालियाँ यहाँ पे पड़ेंगी। अपने बच्चे को संभाल के रखिए,
ठीक है, मैंने बता दिया अगर आपकी शॉप है, बिजनेस है, तब तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बच्चा भी मजे कर रहा है, सामने मजे कराए जा रहे हैं, बच्चे भी मजे कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन यदि आप सीरियस हैं पढ़ाई को लेके तो प्लीज ध्यान दें। अब क्या होगा, सुनिए ध्यान से। पहले तो उल्टा सीधा पढ़ाया जाएगा, ध्यान से सुन लीजिए सारी बातें। पहले तो उल्टा सीधा पढ़ाया जाएगा, उल्टा सीधा ही बोलेंगे इसको, और क्या है। क्योंकि मुझे पता है ना कि जितने डिफिकल्ट डाउट्स होते हैं, मैं सर इतने दम से कैसे बोल रहे हो, मैंने 13,000 वीडियोस करे हुए, जाके देख लीजिए। मजाक होता है मतलब, आप समझ रहे हो, मतलब कितनी सारी किताबें लिखने के इक्विवेलेंट होता है ये, है ना। आप समझ सकते हो। ठीक है, लिखने में तो फिर भी कम एफर्ट लगते हैं, वीडियो बनाने में बहुत एफर्ट लगते हैं। ठीक है, और बच्चे कमेंट भी करते हैं, सर हमने हमें आपसे हेल्प मिली, हम फला जगह जॉब कर रहे हैं, या हम फला जगह, तो मैं कुछ किया है मैंने, इसीलिए मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि आप मतलब कल को आए बस एक चैनल बना दिया, फेक मोटिवेशन करके सबको इकट्ठा कर लिया, फिर कुछ सस्ते सस्ते बैच निकाल दिए, लाखों लोगों ने खरीद लिए, करोड़ों रुपया आ गया, फिर आगे कर रहे हैं, है ना। तो वो सब यहाँ पे नहीं है, है ना। ठीक है, अब देखिए, पहले तो उल्टा सीधा पढ़ाया जाएगा, आप देखिए, है ना। अब क्या होगा, मतलब वो एफर्ट्स नहीं लगाए जाएंगे, वो एफर्ट्स लगाने के लिए काबिलियत होनी चाहिए। ठीक है ना, तो क्योंकि खुद की प्रैक्टिस है नहीं उतनी, बाकी तो कुछ भी हवाबाजी कर लीजिए। ठीक है, अब जब ये उल्टा सीधा पढ़ाया गया तो क्या होगा कि जब तक तो पेपर इजी आ रहा है, जब तक तो पेपर इजी आ रहा है, तब तक तो भैया सब कुछ चल रहा है। इसलिए मैंने पहले बोला भी नहीं, मेरे पास इतना टाइम भी नहीं रहता, लेकिन मुझे अब लगा मुझे बोलना चाहिए, तो मैं लगातार आपको सूचित करता रहूंगा सारी चीज़ें क्या चल रही हैं। ठीक है, अगर पेपर ईजी आ गया तब तो इज्जत बच गई भाई, तब तो इज्जत बच गई। अब नए बैच फिर से आ जाएंगे। ठीक है, नए बैच आप उठा के देख लीजिए, आप रिलेट कर पा रहे होंगे जहाँ की मैं बात कर रहा हूँ। क्या बैचेस अभी बच्चों का शायद 9th क्लास भी लगभग लगभग फिनिश नहीं हुआ, क्या बैचेस नहीं लॉन्च कर दिए गए। इतनी आफत है, मतलब इतनी इनसिक्योरिटी, इतना डर। हाँ, ठीक है, ये चीज़ें सोच समझ के तब डिसीजन लीजिए, तब तो इज्जत बच गई। ठीक है, और अब जब सीबीएसई ने अपने रंग दिखाए कि बेटा ऐसे नहीं होगा, अब तो ऐसे होगा, जब पेपर थोड़ा सा अच्छी क्वालिटी का आया, ठीक है, पेपर थोड़ा अच्छी क्वालिटी का आया, मैं देखता हूँ टिग्नोमेट्री वाला जो चैप्टर है, टिग्नोमेट्री वाले चैप्टर में थ्योरी दी हुई है। जिस दिन एग्जाम में पूछेगा ना, कभी कोई नहीं पढ़ाता है उसको, मैंने तो कहीं नहीं देखा है, सारी चीजें वहां डिस्कस करने वाली हैं। थ्योरी में एक लाइन लिखी, मैथ्स में भी थ्योरी होती है, जी हाँ, मैथ्स में भी थ्योरी होती है। ठीक है, अच्छा, पेपर की जब क्वालिटी आ गई, बढ़िया सवाल आ गया, हाँ ना, पेपर थोड़ा सा क्वालिटी वाला आ गया कि हाँ हाँ हाँ, अब विषय के बारे में पूछा जाने लगा, सब्जेक्ट के बारे में पूछा जाने लगा कि सब्जेक्ट की जानकारी है कि नहीं, है ना, सब्जेक्ट की जानकारी है कि नहीं, ये जब सीबीएसई ने पूछ लिया, तो अब क्या होगा। अब उस पेरेंट्स के कमेंट से मैं बता रहा हूँ, मैं लिख लेता हूँ नहीं तो मैं भी भूल जाऊंगा, मेरा भी सर दर्द होने लगा बोलते बोलते। उन पेरेंट्स के कमेंट की हेल्प से ये बात मैं आपको बता रहा हूँ, जो मैं देख रहा हूँ मैं बता रहा हूँ, और क्या चीज़ है ना। अच्छा, ये बड़ी बड़ी क्लासेस सर फिर बड़ी मेहनत करते हैं, बच्चों का बड़ा इमोशनल कमेंट होता है। ठीक है, या पेरेंट्स का बड़ा इमोशनल, अरे बड़ी मेहनत करते तो 6-6 7-7 घंटे की लगातार क्लासेस करें, अरे उनको उनको डर लग रहा है कि आप उनको नेक्स्ट ईयर फंडिंग नहीं देंगे, इसलिए ये सब कराया जा रहा है, इसलिए किया जाता है। सर आप क्यों नहीं कराते, मैं या आप जैसे एक्सपीरियंस टीचर क्यों नहीं करा रहे। मैं इस पे विश्वास नहीं रखता हूँ, मैं तो विश्वास रखता हूँ, देखो भाई पढ़ाई होती है साल भर, ये सब तो फ्रॉड है, ये सब तो दिखाने के लिए है बस कि हाँ भैया हमने इतने लंबे लंबे ये करा दिए, वो क्या कहते हैं मैराथन का ना जाने कहाँ से क्या सिलसिला चल चुका है। ठीक है ना, ओके। फिर भी मैराथन अगर होती भी होगी उनके लिए जिन्होंने साल भर अच्छी तरीके से पढ़ा, पर अच्छी तरीके होता कहाँ है पढ़ाई, है ना, चल रहा है बस ऐसे ही अपना। ठीक है, तो वो इसलिए होते हैं आपको इमोशनली ब्लैकमेल करने के लिए, क्योंकि अगर हम इतनी देर नहीं खड़े होंगे, आप हम मेरे से बात मत करिएगा जो बच्चे अगर नेगेटिव कोई होगा, देखो भैया मैंने 13,000 वीडियो करी हुई हैं, ऑन ऑन एन एवरेज एक वीडियो 20 मिनट की होगी, मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा कितने डेज मैंने काम किया होगा, और उसको शूट करने में, उसको अपलोड करने में, तो मेरी आप मेहनत से ना कंपेयर मत करिएगा। ठीक है, मेरी मेहनत किसी ने नहीं करी हुई पूरी इंडस्ट्री में, लगभग लगभग इतनी। ठीक है, तो वो मत आप बोलिएगा। ठीक है, उस पर मैं वो करता भी नहीं हूँ कि मैं लास्ट मोमेंट पे कुछ हलचल मचा दूँ आके। बहरहाल वापस आते हैं, तो अब क्या किया गया, ये 7-8 घंटे की जो क्लासेस हुई, ठीक है ना, 7-8 घंटे की जो क्लासेस हुई, ठीक है, इन क्लासेस में आपका क्या हुआ बताओ, इमोशनली ब्लैकमेल किया गया, बस और कोई बात नहीं है, ताकि नेक्स्ट ईयर आराम से फंड आ जाए। ठीक है, ताकि हम दिख जाए हमने कितनी मेहनत करी। उसके बाद जैसे ही पेपर डिफिकल्ट आया, ठीक है, तो हम्म, तो जैसे ही पेपर डिफिकल्ट आया तो क्या होगा बताइए, पूरी आर्मी बन के रखी हुई है इनकी, है ना। फिर एक बंदा आएगा, या जो भी हैं बंदे वो आएंगे, फिर ध्यान से सुनिए,
पेरेंट्स, फिर पीआर फाइल होगी, ये होगा, वो सब दिखाने का तरीका होता है। देखिए कि अगले साल पैसा नहीं आया तो अगर लोग रूठ गए तो, है ना, ये सब भाई आपको मैं कहता हूँ सभी पेरेंट्स को, अगर आपको दिक्कत है, पेपर डिफिकल्ट आया है, तो सीबीएसई को ऑफिशियली आप अप्रोच करिए, आपके लिए भी तो सुविधा है। क्यों कोई बीच में आएगा, थर्ड पार्टी का आना क्या ज़रूरी है, आप सीधे करिए, है ना, सबका अधिकार है, सब लोग बोल सकते हैं। ठीक है, आप मेल करो या उनकी वेबसाइट पे जाके जो भी सुविधाएं दी हुई हैं उसका यूज़ करिए। ठीक है, ओके नाउ, तो वो दिखाने का एक तरीका है, वो हर साल होता है। ठीक है, वो होता रहेगा, नहीं तो फंडिंग नहीं आएगी ना अगले साल। फिर क्या होगा, जैसे ही पेपर क्वालिटी आया तो भैया बच्चों का पेपर खराब हो गया। जब बच्चों का पेपर खराब हो जाता है, बहुत लंबा सिलसिला है ना, बहुत लंबा सिलसिला है। ठीक है, बच्चों का पेपर हमारा जो है खराब हो गया, उसके बाद क्या होगा बताइए, उसके बाद आके इमोशनली मैसेज दिया जाएगा कि हमने देखो कितनी मेहनत करी थी, ये है वो है, नहीं आया ना। फिर नीचे लोग लिखेंगे हाँ आपने बड़ी मेहनत करी थी। भैया थोड़ा अपने दिमाग से भी चलिए प्लीज़, है ना, अपने दिमाग से भी थोड़ा चलिए। तो वो इसलिए कर रहे हैं ऐसा इमोशनल मैसेज कि मेरे बारे में लोग नेगेटिव बोलेंगे, सब ये वो, हाँ, क्योंकि डर है कि बड़े-बड़े जो हम प्लान लॉन्च कर रहे हैं, उसमें कहीं फंडिंग नहीं आई, तो ये सब है इनसिक्योरिटी। बस मैंने बता दिया मार्केट में क्या चल रहा है, ठीक है? और मेरा किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को टारगेट करने का तरीका नहीं, लेकिन लोगों ने पैटर्न पकड़ लिया है। यही पैटर्न देखिए, पैटर्न्स रिपीट होता रहेगा, आप फँसते रहेंगे। सर हम लोग क्या करें? आप लोग अच्छी तरीके से जाँच-पड़ताल करिए, ठीक है? जहाँ पर अच्छी तरीके से क्या कहते हैं, अच्छा, पता है क्या होता है, मतलब इतनी ज़्यादा पावरफुल हैं ये लोग। अभी मैंने ये सेशन अगर कर दिया है, वीडियो मैंने कर दिया अपलोड, ठीक है, तो अभी कमेंट में दुनिया भर की गालियाँ आने लगी। बच्चे भी नहीं समझते, बेचारे बच्चे छोटे हैं ना, बच्चा तो तब समझेगा जब 11th में जाएगा, जब वो एक बार फेल होगा, जब चीज़ें नहीं समझ में आएंगी तब उसको समझ में आएगा भैया मेरे साथ तो दिक्कत हो गई है ना, तब वो समझता है। लेकिन अभी तो वो गालियाँ ही देगा, तो उसके लिए मैं तैयार हूँ, वो नहीं कोई भी, है ना। आपको जहाँ जाना हो जाइए, वो मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप सच्चाई सुन लीजिए, यही सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है ना। तो आपके लिए सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। आप, पेपर डिफिकल्ट था तो जाए कि आप लोग बोलिए ना, आप लोगों को भी तो, अब थर्ड पार्टी को लाना है कि बीच में, क्या लीडर बनाने की किसी को क्या जरूरत है? लोग लीडर बने हुए बैठे हुए हैं कि हमने सारा ठेका हमने ही ले लिया है ना। सरकार तो पागल है या बाकी लोग पागल है ना भैया, वो सब बस पैसे कमाने का तरीका ही देखिए। पैसे हालांकि सब लोग कमा रहे, गलत तरीके से पैसे कमाए जा रहे हैं। खींचो 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 बच्चों को खूब इधर उधर घुमाओ, ठीक है, और वहां तक कभी वो पहुंच ही ना पाए। पढ़ाई ना हो के बाकी सब कुछ हो जाएगा ठीक है, पढ़ाई ना हो के बाकी सब कुछ हो जाएगा। जिनको आपत्ति हो, तो जो जो सवाल, अभी आप साइंस का एग्जाम है, जो जो सर्च कर रहे हो आप बोल दीजिए, करा देना क्लास में, क्या दिक्कत है, उसको डिस्कस कर लें। नहीं करेंगे वो, डिस्कस करने के लिए पता होना चाहिए ना उतना। यहाँ तो पहले एक्सपीरियंस टीचर कोई डालता है तो उसकी कॉपी होती है, तब जाके बताया जाता है। ठीक है, बहरहाल वापस आते हैं। तो पेरेंट्स, कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन ये है कि इमोशनली ब्लैकमेल मत होइए कहीं पर भी। बहुत टाइम हो गया है, पार्ट 2 भी लेके आऊँगा, ऑफलाइन के बारे में बताऊँगा। तो इस तरीके से आपको, मतलब बच्चा इमोशनली धीरे-धीरे ब्लैकमेल होके ये तक बेचारा नहीं समझ पाता है कि ओहो! मेरे साथ तो धोखा हो गया, मुझे तो कभी ये बताया ही नहीं गया कि थोड़ा डिफ़िकल्ट है, अच्छी तरीके से पढ़ना चाहिए। ऐसे करते-करते बच्चा हमारा बर्बाद हो गया है, और अब बच्चे के अंदर जोश भर दिया जाएगा क्लास 11th के लिए, क्योंकि फंडिंग आ चुकी है, आप लोगों ने ही दिया हुआ है। ठीक है, खूब फंडिंग करिए। ठीक है, आप लोगों ने ही फंडिंग दी हुई है, करोड़ों रुपए की फंडिंग है भाई, करोड़ों रुपए की फंडिंग है, आराम से फंडिंग मिल गई। अब क्या करेंगे, अब कोई प्लान लेके आएंगे, ठीक है, अब कोई प्लान लेके आएंगे। प्लान मतलब, जैसे कि 11th में जैसा लग रहा है कि ये लोग नहीं थे तो बच्चे क्वालिफाई ही नहीं करते थे एंट्रेंस एग्जामिनेशन, है ना, नीट या जेई जैसे एग्जामिनेशन, कोई क्वालिफाई, ये नहीं थे तो क्वालिफाई नहीं करते थे, अब ये आएंगे तो यही क्वालिफाई करवाएंगे। अरे तुम रहो चाहे ना रहो, ऐसे लोग रहें चाहे ना रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो बच्चा पढ़ने वाला है, ठीक, जिसको डायरेक्शन 9th क्लास से मिल रही, वो एग्जाम निकाल लेगा, है ना। तो ये बीच में आके बस अपना नाम लगाने वाली चीज़ें, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, यदि किसी पेरेंट्स को मेरे से इन सब विषय पे बात करनी हो तो कभी कभी नंबर देके मैं 2-4 लोगों से बात भी कर सकता हूँ। तो ठीक है, अब कोई प्लान निकाला जाएगा, क्योंकि फंडिंग तो आप लोगों ने दे दी बढ़िया से, है ना, करोड़ों रुपए। और जो ढंग का टीचर था, जहाँ तक पहुँचना चाहिए वहाँ तक कभी नहीं पहुँच पाया। ठीक है, क्योंकि जब वो आके बताता है तो आप लोग को समझ में कहाँ आता है। ठीक है, उसके बाद 11th प्लस 12th का कुछ लॉन्च वॉन्च कर दिया जाएगा, ठीक है ना। और बस अब तो पैसे आ ही चुके हैं, बच्चा घूमता रहे, समझ में कुछ आने वाला नहीं। बस आके फिर बताएंगे हम कोई वो चला देंगे, कोर्स चला देंगे। भैया ये सब ड्रामेबाजी है, बंद करो इसको। ठीक है, 9th क्लास से अच्छी तरीके से पढ़ाइए बच्चों को, 9th क्लास से अच्छी तरीके से पढ़िए, अपने आप एक अच्छी जगह जो है एस्टेब्लिश हो जाएंगे, ठीक है ना। करेक्ट, ऐसे लोगों के बारे में, ऐसे लोगों की बातों में फंसने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे लोग हों मार्केट में, ना हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। सर भड़का रहे हो, जो समझना आप समझ लो, मैंने आपको सच्चाई में बता रहा हूँ, ठीक है। अब इसके बाद फिर शायद कोई वीडियो आ जाए, पर मैं तो लाता ही रहूँगा।
परेशान मत होइए, मैं तो सब बताता रहूँगा आपको, ठीक है। रिजल्ट का क्या सर, रिजल्ट भी खरीदे जाते हैं पेरेंट्स, प्लीज़ ध्यान दें। आप अपने दिमाग से, मैं ये नहीं कह रहा हूँ हर बच्चा आईआईटी में चला जाए, बट उसको ठीक ठाक मिल जाएगा, लेकिन मेरा ये है कि बच्चे को स्टार्टिंग से पता होना चाहिए मुझे पढ़ना क्या क्या है, किस लेवल के सवाल मुझे लगाने हैं ना। बाकी वो बाद में कहीं ना कहीं वो फिट हो जाएगा आपका बच्चा सही जगह, है ना। ऐसा नहीं कि आईआईटी या एनआईटीज़ में ही जा रहा है, बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, बहुत अच्छे अच्छे कोर्स हैं, ठीक है, बट मार्केट में हाइप बनाया जाता है, आप लोग फंसते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है ना, इनका तो पैसा आ ही रहा है, इनको क्या दिक्कत है, ठीक है ना। ठीक है, तो आप लोग जहाँ पार्टिसिपेट करना हो वहाँ पार्टिसिपेट करिए, लेकिन अपना दिमाग लगा के प्लीज़ चलें पेरेंट्स, है ना। इमोशनली ब्लैकमेल ना हो, बस इतना मेरा कहना है, ठीक है ना। अगले साल कोई और आएगा, फिर अगले साल कोई और आएगा, इससे कि किसी अच्छे घर का बच्चा जो कुछ अच्छा करना चाहता था वो 9th क्लास से ही धीरे धीरे स्पॉइल होना शुरू होता है। आप इतने कॉन्फिडेंस है क्योंकि मेरी ही पेड क्लासेस में पेरेंट्स, कुछ अच्छे पेरेंट्स एडमिशन करा भी देते हैं ढूंढ के, उसके बावजूद भी मतलब इतना भयंकर ही वो हम उम्र वाला जो फंडा है ना, दोस्ती यारी वाला, वो इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि बच्चे एकदम से मतलब कि बस अब ये तो भगवान उनको बना लेते हैं, ठीक है, कि यही भगवान है और कुछ नहीं। लेकिन जब तक उसको समझ में आता है, जब तक वो, कब तक समझ में आता है बेचारा, जब 12th पास करता है लगभग लगभग तब तक उसको समझ में आता है, लेकिन तब तक तो मामला हाथ से निकल जाता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें, वरना तो आप देखो ना, कोई भी आके अचानक से ऐसे करोड़ों की कंपनी कैसे, आप ही लोग तो फंडिंग करते हैं, ठीक है। बहरहाल बहुत सारी बातें हो गई, लगभग 1 घंटे का ये सेशन हो गया, तो इस तरीके से बहुत है, मैं तो रात भर बोलता रहूँगा, है ना, क्योंकि मैंने अगर पीडीएफ को खोल लिया ना तो मैं एक एक चीज़ निकाल के दिखा दूंगा कि वहाँ से क्या क्या दिक्कतें होती हैं, ठीक है ना। मतलब आपको मैं एक और चीज़ बता रहा हूँ पेरेंट्स, मेरे मतलब मेरी क्लास में जो बच्चे आते हैं, मतलब इतने बेसिक्स गए रहते हैं उनको कि मतलब ज़बरदस्ती क्या क्या क्लासेस उनको करानी पड़ती, पूरा 9th दोबारा पढ़ाना पड़ता है, मतलब क्योंकि ये सब यहीं की देन है ना। मान लो किसी ने 82 लाया है ना, अब वो 95 वाला बच्चा था, वो 82 पे स्टक कर गया, ठीक है, या 92 वाला, 92 किसी ने लाया भी तो नॉलेज ही नहीं है, पीछे रट लिया है कहीं से, आप समझ रहे हो ना। मेरे को बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है, इसलिए मुझे लगा बोलना चाहिए, मैं डेली ये फेस करता हूँ। मैंने कहा तुझे ये भी नहीं पता भाई, तो शुरुआत में ऐसा हुआ, मैं समझ गए तो मार्केट में तो पूरा जहर फैल चुका है, ठीक है ना। क्योंकि तो क्या, फिर कुछ मैंने सेशंस बनाए हुए हैं, जब मेरी क्लास में आता है तो भाई मैं ज़बरदस्ती कराता हूँ, वो भी उसको बुरा लगता है, क्योंकि उसकी आदत ऐसी पड़ गई है, आसान आसान आसान, बस ऐसा ही हो जाएगा, तू फोड़ देगा तोड़ देगा, वही सारी चीज़ें, हम उम्र वाली चीज़ें जो मतलब बच्चों के दिमाग में भर दी गई हैं, क्या ही कर सकते हैं। चलिए कोई बात नहीं है। तो इस तरीके से हमारा बच्चा क्लास 11 तक आते आते बर्बाद हो जाता है, फिर या तो वो क्या कहते हैं बेचारा एक बार 11th क्लास में फेल हो जाता है, ठीक है, और या तो वो अच्छा नहीं कर पाता है, फिर आप बोलते हो अचानक से इसका रिजल्ट को क्या हो गया, अरे भाई रिजल्ट को इसलिए दिक्कत हो गई क्योंकि वो सोच ही नहीं पाता है बेचारा, अच्छी अच्छी चीज़ें तो करके ही नहीं आया, बस नंबर नंबर ले आया किसी तरीके से 80-81%, और बेवजह के पुल बांध लिए सपने वाले, है ना, कि हम फला जगह एंट्रेंस क्लियर करेंगे, हम नेशनल लेवल का एंट्रेंस क्लियर करेंगे। ये सब कहानियाँ हैं, बाकी बहुत कहानियाँ हैं, ठीक है ना। ओके, ऑफलाइन भी क्या चलता है वो भी आपको बताऊंगा, ठीक है। हर जगह की बात नहीं कर रहा हूँ, मैक्सिमम यही चल रहा है, ठीक है। फंडिंग करिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं आप लोग, तो आप समझिए, मैं वो कोई आपको टोन नहीं कर रहा हूँ, आप प्लीज़ समझिए, है ना, हाथ जोड़ के प्रार्थना है, सही डिसीजन लीजिए, बच्चों को बर्बाद मत करिए, थोड़ा पकड़ के रखिए ना, देखो ना क्या कर रहा है वो, मोबाइल पे क्या सारी चीज़ें वो देख रहा है मोबाइल पे, है ना, ठीक है। कोई सीरियस टीचर सर्च करिए, वहाँ एडमिशन कराइए, ऐसे नहीं है ना। अगर कहीं पे छोटे छोटे ग्रुप्स भी हैं तो वहाँ एडमिशन कराइए, जहाँ डिस्कशन होता है, जहाँ आप बात कर सकें। आप किससे बात कर लोगे, आप आके बस आ जाएंगे, कोई भैया दीदी एक वीडियो बना देंगे, आप भी इमोशनली हाँ आपने तो बड़ी मेहनत करी थी, यही करोगे आप, और क्या, क्योंकि आप अपने आप को भी सेटिस्फाई करोगे कि हाँ मैंने सही डिसीजन लिया था। बाकी डिसीजन आपका है, मुझे माफ़ करिएगा कोई बात अगर गलत लगी हो, कोई मेरी ऐसी टोन आपको शायद गलत लगी हो, आई एम वेरी सॉरी, बट फाइनली यही बोलूँगा, बिटर बट ट्रुथ, ओके। ठीक है पेरेंट्स, नमस्कार करता हूँ आपको सभी को, प्रणाम करता हूँ, थैंक यू।